मेरी बीवी अपने दोस्त के शौहर को बेहतर साबित करने के लिए रोज उसके साथ हाइकिंग पर जाती थी। तंग आकर मैंने मौके पर ही तलाक का फैसला ले लिया। दफ्तर से बाहर निकलते ही नादिया बिना पीछे मुड़े गाड़ी में बैठ गई और अपनी सहेली को फोन लगाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। सुन, आखिरकार मैं आजाद हो गई। अपने पति को बुला, हम आज रात बार जा रहे हैं और तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक धुत न हो जाए। लेकिन मुझे आज पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस हो रहा है। मैंने साफ नीले आसमान की तरफ देखा और पहली बार मुझे अपना भविष्य साफ दिखाई दिया। तभी एक आवाज गूंजी, रीफ, तुम्हारी नई जिंदगी के लिए बहुत बहुत बधाई। अब तुम अरबपति सिस्टम से जुड़ चुके हो। तुम्हारी शुरुआती 10 करोड़ की रकम जमा कर दी गई है। मेरे कान में एक नोटिफिकेशन की टोन जोर से बजी। मैं उछल पड़ा। क्या मैं इतना खुश हूं कि मुझे भ्रम हो रहा है? फोन की घंटी बजी। मैंने चेक किया और देखा कि वाकई मेरे बैलेंस में 10 करोड़ मौजूद हैं। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैं मन हल्का करने के लिए स्पा पहुंचा, पर तीसरी मंजिल पर एक जानी पहचानी आवाज आई, रीफ, क्या ये तुम हो? मैं घूमा और सामने वही खड़ी थी जिसे मैं इस वक्त बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। यह नादिया की सहेली लिली थी। स्पा रोब में भी उसकी खूबसूरती नजरों को थाम लेती थी। मैंने एक नजर डाली और फौरन नजरें हटा ली। लिली, क्या इत्तेफाक है। मुझे समझ नहीं आया कि आगे क्या कहूं। उसने कहा, मुझे भी तुमसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। लिली थोड़ी असहज थी, पर साथ ही उसके अंदर एक अजीब सी हलचल भी थी। नादिया को अभी तलाक हुआ है और वो यहाँ उसके एक्स हस्बैंड से टकरा गई। ऐसा लगा जैसे वो कोई लक्ष्मण रेखा लांघ रही हो। उसने कहा, मैंने तुम्हारे और नादिया के बारे में सुना, बहुत बुरा हुआ। इतने सालों बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि नौबत यहाँ तक आएगी। अफसोस की कोई बात नहीं है। तुम जानती हो हमारे बीच क्या था? अलग होना ही दोनों के लिए सुकून है। बच्चों के लिए साथ थे, पर अब वो बड़े हो गए हैं। चोट पहुंचाने से अच्छा है कि हम अपनी मर्जी की जिंदगी जिएं। लिली मुस्कुराकर बोली, सच कहूं तो नादिया कभी समझ ही नहीं पाई कि उसके पास क्या था। रीफ, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हें कोई बेहतर मिल जाएगी। मैं जानता हूं वो बस दिखावा कर रही है, पर मैंने सिर हिला दिया। वैसे लिली, आजकल क्या कर रही हो? क्या अभी भी उसी सेल्स ऑफिस में हो? हाँ, वही काम है। 5-6 साल हो गए। कहीं और जाने का रास्ता भी तो नहीं है? लिली ने सिर हिलाया और आह भरी। क्या हुआ? क्या वो शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी नहीं है? सुना है तनख्वाह अच्छी है। रीफ, वो पुराना जमाना था। रियल एस्टेट बाजार मंदी में है। कुछ भी बेचना अब एक संघर्ष है। हम बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। वैसे घरों की बात छिड़ी है तो तुमसे कुछ पूछना था। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मुझे अचानक कुछ याद आया। तलाक के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा, रहने को घर चाहिए। मैं कंपनी डॉर्म में जा सकता था, पर अब सब बदल गया है। मैं वापस वही जिंदगी नहीं जीऊंगा। क्या चाहिए? बताओ रीफ, जो भी हो मैं इंतजाम कर दूंगी। लिली मुस्कुराई और गर्व से अपनी छाती पर हाथ मारा। 2 धीमी आवाजें आईं। मेरा दिल एक पल के लिए थम गया। क्या तुम्हारे पास कोई पूरी तरह फर्निश्ड फ्लैट है जिसमें अभी शिफ्ट हुआ जा सके? मैंने पूछा। बेशक रीफ, तुम रहने की जगह ढूंढ रहे हो? उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, नादिया और मैं अब साथ नहीं हैं, इसलिए मुझे रहने की जगह चाहिए। मैंने इसे ऐसे कहा जैसे ये दुनिया की सबसे मामूली बात हो। जरूर रीफ, मैं तुम्हें अभी ले चलती हूँ। स्टीम रूम की बात वो भूल गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ चल दी। आराम से, मैंने तो अभी कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया। घर ढूंढना प्राथमिकता है। एक बार घर मिल जाए तो तुम वापस आकर मजा ले लेना। यहीं रुको, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। उसकी बात में दम था। भले ही मेरे पास बेशुमार दौलत हो, मैं बेघर तो नहीं होना चाहता। घर खरीदना तो तय था। लिली साथ है और इतनी उत्सुक है तो क्यों न देख ही लूं। मैं लॉबी में बैठा ही था कि लिली कपड़े बदलकर वापस आ गई। साधारण वर्कआउट फिट, पर लिली उसे भी खास बना देती हैं। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी धड़कनें शांत की। तुम यहाँ कैसे आई? टैक्सी से, तुम बताओ। लिली ने बात करते हुए इधर उधर देखा। मैं अपनी बाइक से आई थी। क्या हम अलग अलग चलकर ऑफिस के सामने मिले? मैंने कहा और अपनी नई टी मैक्स 500 चेस की तरफ बढ़ गया। जरूर, रुको, क्या ये तुम्हारी बाइक है? लिली बात बीच में ही भूल गई और मुझे उस शानदार मोटरसाइकिल पर चढ़ते हुए देखती रह गई। हाँ, अभी खरीदी है, मैंने बड़ी सहजता से जवाब दिया। फिर मैंने अपना हेलमेट पहन लिया। लिली बोलती रही, पर उसकी नजरें बाइक के हर इंच पर थीं। कितनी शानदार है। कितने की ली? उसे मोटरसाइकिलों का ज्यादा पता नहीं, पर यह देखने में महंगी लग रही थी और वो ये जानती थी। मैं कुछ सोच ही रहा था कि एक आवाज आई, भाई गजब की सवारी है, ये तो नई टीमैक्स 500 चस्तो है। एक हार्ले हमारे पास आकर रुकी। सवार ने हेलमेट उतारा और मुझे देखकर सिर हिलाया। ये आसानी से नहीं मिलती, 2.25 लाख के आसपास पड़ी होगी, है ना? उसने ये बिना सोचे कहा, पर लिली के कान खड़े हो गए। जब उसे पता चला कि ये बाइक इतनी महंगी है तो उसकी आंखें फैल गईं। वो 6 साल से हिंगशून रियल्टी में काम कर रही थी। पिछले साल उसने हिम्मत करके एक छोटी गाड़ी ली थी, वो भी किश्तों पर। और ये 2 पहिया वाहन उसकी 2 कारों की कीमत के बराबर है। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने मुझे देखा और कुछ बात हजम नहीं हुई। नादिया हमेशा कहती थी कि मैं अपनी पूरी तनख्वाह घर दे देता हूं और खुद पर 500 भी खर्च नहीं करता, लेकिन यहां तलाक के बाद मैं महंगे ब्रांडेड कपड़ों में ऐसी बाइक पर घूम रहा हूं। क्या यह आदमी चुपके से अमीर है? क्या यह सब नाटक कर रहा था? लेकिन नादिया तो तेज है, उसने ये कैसे मिस कर दिया?
लिली को लगा जैसे उसने कोई बड़ा राज पा लिया हो। रीफ, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? टैक्सी का झंझट नहीं होगा, ये ज्यादा तेज है। जरूर बैठ जाओ। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, मैंने पीछे की सीट थपथपाई और वो बैठ गई। लिली बाइक पर चढ़ी और एक पल के लिए मेरी पीठ को देखती रही, हिचकिचाते हुए। फिर धीरे से अपने हाथ मेरी कमर के चारों ओर लपेट लिए। मुझे उसके मुलायम हाथों का एहसास हुआ और एक सिहरन दौड़ गई। मैंने ख्यालों को झटक दिया और सड़क पर ध्यान दिया। हम सेल्स ऑफिस पहुंचे और लिली प्रोफेशनल मोड में आ गई। उसने प्रॉपर्टी फाइल उठाई और पन्ने पलटते हुए पूछा, रीफ, तुम किस तरह का घर किराए पर लेना चाहते हो? मुझे पूरी तरह तैयार घर चाहिए, शिफ्ट होने लायक, लेकिन किराए के लिए नहीं। अगर कोई पसंद आया तो मैं सीधे खरीद लूंगा। लिली पूरी तरह दंग थी। उसने सोचा भी नहीं था कि तलाक के तुरंत बाद रीफ घर खरीदने की सोचेगा। उसका खुला मुंह देखकर मेरे अंदर एक सुकून और संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। पर मुझे लिली का ये रूप बुरा नहीं लगा। हम सब बालिग हैं, सबके अपने स्वार्थ होते हैं, खासकर लिली जैसी आकर्षक और समझदार महिला के। उसे बार बार हैरान होते देखना वाकई मजेदार है। बड़ी मुसीबत है, अंत में तो तुम्हें शिफ्ट ही होना पड़ता है। देखो, जेड रिवर एस्टेट में कोई फुल फ्लोर यूनिट है जो मेरी जरूरत पूरी करे? पूरी तरह फर्निश्ड, शिफ्ट होने को तैयार। मैं रेनोवेशन के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। मैंने मुस्कुराकर कहा, जेड रिवर एस्टेट में फुल फ्लोर यूनिट। लिली को लगा उसने गलत सुना। जेड रिवर एस्टेट, शहर का सबसे प्रतिष्ठित पता, नदी के किनारे, शहर के दिल में, फिर भी शांत और प्राइवेट। ज्यादातर इमारतें कम ऊंचाई वाली टाउन होम हैं, 6 मंजिलों से ज्यादा नहीं। बीच के क्राउन यूनिट्स विशाल फुल फ्लोर स्वीट हैं, हर एक 600 वर्ग मीटर से ज्यादा। लिली ने 2 बार ग्राहकों को मॉडल यूनिट्स दिखाए थे। उसकी भव्यता देखकर वह हैरान रह गई थी। और अब ये आदमी, जो हमेशा सीधा सादा लगता था, जेड रिवर एस्टेट में फुल फ्लोर यूनिट खरीदना चाहता है। क्या वो सपना देख रही है? रीफ, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? जेड रिवर एस्टेट की कीमत 30,000 प्रति वर्ग मीटर है। सबसे छोटा फुल फ्लोर यूनिट 200 वर्ग मीटर का है। सिर्फ 200। ये तो छोटा है। मुझे याद है, मार्केटिंग मटेरियल से सेंटर ब्लॉक का क्राउन यूनिट 680 वर्ग मीटर का है, पूरी तरह फिटेड। क्या वो अभी भी उपलब्ध है? रीफ, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? लिली की आवाज लड़खड़ाई। क्यों? क्योंकि मैं उसे खरीदना चाहता हूं। और क्या पूछूंगा? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हम यूनिट 601 पर पहुंचे। लिली ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, मुझे शू कवर्स दिए और हम अंदर गए। हम अभी मुख्य हॉल तक भी नहीं पहुंचे थे कि मैं उस भव्य एंट्री को देखकर थम गया। इसके मुकाबले मेरा पुराना घर तो जूते का डिब्बा था। हम मास्टर बेडरूम में गए। उस विशाल बेड को देखकर मुझे सुकून मिला। उस साइज का बेड बिल्कुल सही लगता है। सही कंपनी के साथ ये और बेहतर लगेगा, ये सोचकर मैंने लिली को देखा। सच कहूं तो 30 के दशक के मध्य में भी उसका आकर्षण किसी भी जवान लड़की से कम नहीं। 100 में से 85 तो पक्का। जैसे उसे एहसास हुआ, लिली के गाल लाल हो गए, पर उसने नजर नहीं हटाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी। हमने बेडरूम देखा और बाकी यूनिट का जल्दी से चक्कर लगाया। मैं बहुत खुश हूं। इस जगह की क्या कीमत है? फाइनल प्राइस 3 करोड़, जब तक तुम कुछ और यूनिट देखना न चाहो। लिली धीरे से बोली, जरूरत नहीं है, यही वो घर है। चलो कागजी कार्यवाही शुरू करते हैं। मैंने ऐसे कहा जैसे लंच ऑर्डर कर रहा हूं। रुको रीफ, तुम वाकई इसे खरीदना चाहते हो? ये 3 करोड़ की है। लिली की आंखें फैल गईं। क्या रीफ, तुम वाकई ये खरीद रहे हो? 3 करोड़? हाँ, मुझे ये पसंद है। ये मत कहना कि ये बिकने के लिए नहीं है। क्यों? क्या है? लिली को बार बार हैरान करना मेरा नया शौक बन गया है। उसने धीरे से सिर हिलाया और कागजी कार्यवाही के लिए मेरे पीछे नीचे चली गई। नीचे तक आते आते वो ख्यालों में खोई थी और जब मैंने कार्ड निकाला तब उसे होश आया। जेड रिवर एस्टेट के क्राउन यूनिट का 3 करोड़ में बिकना पूरे ऑफिस में फैल गया। पूरा सेल्स फ्लोर हमारे चारों तरफ जमा हो गया जैसे ही मैंने कार्ड स्वाइप किया और पिन डाला। ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड। मशीन से एक लंबी रसीद बाहर आई। बधाई हो मिस्टर रीफ, आप अब जेड रिवर एस्टेट के सबसे खास निवासी हैं। मैनेजर ने पूरे स्टाफ के साथ झुककर अभिवादन किया। ये वाकई हो गया, वाकई बिक गया। लिली ये सब देखकर सन्न रह गई। लिली, मिस्टर रीफ हमारे सबसे मूल्यवान निवासी हैं। अब से तुम उनकी डेडिकेटेड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। मिस्टर रीफ को जो भी चाहिए वो पूरा होना चाहिए, कोई बहाना नहीं। समझी? मैनेजर ने लिली के पास आकर पूरी गंभीरता से कहा। उन शब्दों के वजन ने लिली के दिमाग में हलचल मचा दी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने धीमी सी हामी भरी। हम ऑफिस से बाहर निकले और लिली बाइक के पीछे बैठ गई। इस बार उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बाहें मेरी कमर के चारों ओर लपेट लीं। इंजन चालू होते ही वो एक पल के लिए रुकी और फिर धीरे से मेरे साथ सट गई। मैं सड़क पर ध्यान दे रहा था कि अचानक मुझे अपनी पीठ पर कोमल दबाव महसूस हुआ। मेरा हैंडल पर संतुलन लगभग बिगड़ने ही वाला था। गनीमत है कि बाइक स्थिर थी। मेरे पीछे लिली का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सीधा बैठने की सोची, लेकिन जैसे ही उसे 680 मीटर वाला क्राउन यूनिट याद आया, उसने खुद को पीछे नहीं हटाया। आखिरकार उसने अपना चेहरा मेरी पीठ में छुपा लिया। प्रीमियम लेदर जैकेट की महक से वो नशे में चूर हो गई। सिल्वर बे मॉल, शहर का सबसे आलीशान शॉपिंग सेंटर। कुछ घंटे पहले मैं यहाँ 2 लाख से ज्यादा खर्च कर रहा था और अब मैं फिर वापस हूँ।
पहले मैं साल में 2 बार भी यहाँ नहीं आ पाता था। हम साथ चल रहे थे और मैंने कई पुरुषों को जलन भरी नजरों से देखते हुए महसूस किया। हम सीधे चौथी मंजिल पर गए। लिली के कहने पर मैंने 4 सेट प्रीमियम बेडशीट और घर का कुछ और सामान लिया। 1 लाख से ज्यादा तो ऐसे ही उड़ गए। लिली मुझे बिना पलक झपकाए खरीदारी करते देख रही थी और हर चीज के साथ उसकी आंखों में चमक बढ़ती जा रही थी। वो मेरे और करीब आ गई थी। जिस आदमी को वो जानती थी, अब वो उसे एक अजनबी सा लगने लगा था। लंबा, आकर्षक और उन रहस्यों से भरा जिन्हें जानने के लिए वो बेताब थी। बेडशीट के कई बड़े बैग भर गए थे। स्टोर वालों ने घर तक सामान पहुंचाने का इंतजाम कर दिया। मैंने कार्ड स्वाइप किया, अपना पता दिया और बेफिक्र होकर आगे बढ़ गया। मैं लिली को दूसरी मंजिल पर ले गया, जहां बड़े ब्रांड्स के शोरूम थे, और सीधे एक फ्लैगशिप स्टोर के अंदर चला गया। लिली ललचाई नजरों से बैग और कपड़ों को देख रही थी। तभी मैंने डिस्प्ले से एक हैंडबैग उठाया। साहब, यह हमारे सीजन का नया क्लच है। यह आपकी साथी पर बहुत जंचेगा। कीमत 28,000 है। मैं इसे ले रहा हूं, बस 2 शब्द। कार्ड निकाला, काम हो गया। मैंने बैग लेकर लिली को थमाया। तुम्हारे लिए। उसका चेहरा खिल उठा। सच में? तुम पूरी दोपहर मेरे साथ घूमती रही, इसे छोटा सा शुक्रिया समझो। मैंने उसके हाथ पर थपकी दी और मुस्कुराया। शुक्रिया, रीफ। लिली बैग को बार बार पलटकर देख रही थी और बेहद खुश थी। तभी एक तीखी आवाज गूंजी, लिली, तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रही हो? नादिया। लिली ने ऊपर देखा तो नादिया स्टोर के गेट पर खड़ी थी और उसके पास वही खड़ा था जिसे लिली अच्छी तरह जानती थी, ड्रैक। नादिया का पहला प्यार। हम चारों की नजरें मिली और कमरे का तापमान गिर गया। 10 सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर नादिया ने चुप्पी तोड़ी। यह सब क्या हो रहा है? तुम यहाँ लिली के साथ क्या कर रहे हो? नादिया की आवाज में सिर्फ इल्जाम था। उसका चेहरा सख्त था। उसने लिली के हाथ में वो लग्जरी बैग देख लिया था। नादिया अपनी सहेलियों से भी हमेशा मुकाबला करती आई थी। ऐसा बैग 20 से 30 हजार का आता है। अचानक ड्रेक द्वारा दिलाया गया 6 हजार का बैग उसे मामूली लगने लगा। और उसे यह बात और भी ज्यादा चुभ रही थी कि तलाक के बाद मैं उसकी अपनी सहेली के साथ शॉपिंग कर रहा था। उसके अंदर गुस्सा किसी जलती तीली की तरह भड़क उठा। मैंने उसे और उसके साथ खड़े आदमी को पूरी तरह नजरअंदाज किया और शांत स्वर में कहा, नादिया, क्या तुम भूल गई? हमारा तलाक हो चुका है। मैं किसके साथ अपना वक्त बिताता हूं, ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। मैंने ड्रेक की तरफ देखा और आवाज में थोड़ी कड़वाहट भरकर कहा, वैसे बधाई हो, अब तुम दोनों खुलेआम साथ रह सकते हो। अब तुम्हें बिजनेस ट्रिप और देर तक काम करने के झूठे बहाने बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नादिया के चेहरे पर शर्म और गुस्से की एक लकीर दौड़ गई। शर्म इसलिए क्योंकि सबके सामने उसकी पोल खुल गई थी, और गुस्सा इसलिए क्योंकि वो आदमी जो बरसों से उसके पैरों की धूल बना था, अब उससे ऐसे बात कर रहा था। चुप करो, बकवास बंद करो। ड्रेक और मैं सिर्फ दोस्त थे। मुझे पता था कि तुम बहुत घटिया इंसान हो। तुम शरीफ दिखने का ढोंग करते थे, लेकिन अंदर से तुम हमेशा से विकृत रहे हो। अब तुम्हारी असली रंगत सामने आ रही है ना? मुझे पता है तुम क्या हो। मैं चुपचाप खड़ा नादिया को तमाशा करते देखता रहा, जो हमेशा से मुझे नीचा दिखाने में माहिर थी। मैं 16 साल से यह सब झेल रहा हूं। मुझे यह सब रटा हुआ है। 16 साल में यह औरत जरा भी नहीं बदली। उसके लिए मैं हमेशा वही हूं जिसने उसे निराश किया, जो कभी अच्छा नहीं था, और मौका मिलते ही वो मुझ पर टूट पड़ती है। अगर मैं मानसिक रूप से मजबूत ना होता तो वो बरसों पहले ही मुझे तोड़ चुकी होती। मैंने उसके चुप होने का इंतजार किया। हमारा रिश्ता क्या है, इसके लिए मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। जो सोचना है सोचो, मुझे कहीं जाना है। दिन अच्छा रहे। यह कहकर मैं सीधे स्टोर से बाहर निकल आया। नादिया ने मेरी पूरी तरह शांत और बेफिक्र सूरत देखी तो उसका गुस्सा और भड़क उठा। तलाक होने के बाद सब कुछ अपनी मर्जी से पाने के बावजूद मुझे ऐसे बेपरवाह देख वो पागल हो रही थी। यह वही आदमी है जिसे उसने हमेशा नकारा। यह वही आदमी है जिसे उसने हमेशा बेकार समझा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की? उसे किस बात का इतना घमंड है? उसे लगा था कि ड्रेक के साथ देखकर मैं टूट जाऊंगा। उसे पछतावा, जलन और गुस्सा चाहिए था, पर कुछ नहीं मिला। और ऊपर से उसी दिन वो किसी और के साथ शॉपिंग कर रहा था, और वो भी उसकी अपनी सहेली। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, नादिया खुद को रोक न पाई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी बात सुनो, जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता तुम कहीं नहीं जाओगे। नादिया, तुम्हें क्या हो गया है? हमारा तलाक हो चुका है। अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। क्या मुझे वाकई याद दिलाने की जरूरत है? मैंने अपनी बांह छुड़ाते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन नादिया मेरी बात नहीं सुन रही थी, क्योंकि उसकी नजर कुछ ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसे स्तब्ध कर दिया। मेरी जैकेट। यह उसी ब्रांड की थी। बिल्कुल वैसी ही जैकेट बगल के पुतले पर लगी थी, जिसकी कीमत 28,000 थी, और बाकी जो मैंने पहना था वो भी काफी कीमती लग रहा था। नादिया हमेशा से लग्जरी ब्रांड्स को ट्रैक करती थी। उसने तुरंत पहचान लिया। गुस्सा उसके अंदर आग की तरह फैल गया। उसने इतने महंगे कपड़े पहने थे। वो खुद कभी इतना खर्चा करने की सोच भी नहीं सकती थी। उसने हमेशा खुद को रोका था, और उसके अलमारी का सबसे महंगा कपड़ा 10,000 का था, वो भी सेल में मिला था। गुस्से में वो भूल गई कि जो कपड़े वो मेरे लिए खरीदती थी वो ऑनलाइन सेल के सस्ते कपड़े होते थे। तो यह बात है, तुम इतने समय से पैसे छुपा रहे थे ताकि ऐसे कपड़े खरीद सको। ये पैसे कहां से आए? क्या तुमने मेरी पीठ पीछे जमा किए थे? कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? जवाब दो।
नादिया मुझे घूर रही थी। वो खुद को मुश्किल से संभाल पा रही थी। क्या तुम डिजाइनर कपड़े पहनते हो और स्किन केयर पर हजारों उड़ाते हो, जबकि मुझे सस्ते बाजार के कपड़ों में रहना पड़ता है? नादिया, मैं एक बार फिर याद दिला दूं, हमारा तलाक हो चुका है। मैं क्या पहनता हूं या किसके साथ हूं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी हद पार कर रही हो? मैंने लिली की तरफ देखा, जो वहां खड़ी पूरी तरह उलझन में थी, और मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने उसे अपने पास बुलाया। लिली कशमकश में थी। उसकी सहेली ने उसे रंगे हाथों अपने पूर्व पति के साथ पकड़ लिया था। उसने अभी अभी एक महंगा तोहफा लिया था और उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रही थी कि नादिया से क्या कहे, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि रीफ ने आज उसके लिए क्या क्या किया था। और वो 3 करोड़ का पेंट हाउस। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो चुपचाप मेरे पास आ गई। मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम जिद कर रही हो तो बता ही देता हूं। मैंने लिली को देखा। वो थोड़ी असहज थी, लेकिन मेरे पीछे मजबूती से खड़ी थी। मुझे समझ आ गया कि वो किसके साथ है। लिली रियल एस्टेट में काम करती है। मैंने आज दोपहर उसकी कंपनी के जरिए जेड रिवर एस्टेट में एक घर खरीदा है। उनकी कंपनी ने उसे मुझे बेडशीट चुनने में मदद करने का काम सौंपा है। कोई दिक्कत है क्या? तुमने घर खरीदा? तुमने सच में जेड रिवर एस्टेट में घर खरीदा है? नादिया का चेहरा हैरानी से भर गया। उसकी आवाज कई गुना ऊंची हो गई। जेड रिवर एस्टेट? यह शहर का सबसे मशहूर रियल एस्टेट ब्रांड है। सबसे बेहतरीन इलाका, अल्ट्रा लग्जरी। ड्रेक, जो अब तक चुप था, आखिर बोल पड़ा। तुमने जेड रिवर एस्टेट में घर लिया है? यह मजाक है क्या? उसने मुझे हिकारत से देखा। तुम्हें पता है वहां का रेट क्या है ना? ड्रेक ने अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं की। उसे लगा कि वो मुझे बखूबी जानता है। उसके दिमाग में मैं नादिया के सामने हमेशा रीढ़विहीन और कमजोर आदमी रहा हूं, जिसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। एक मामूली कंपनी में छोटा मोटा मुलाजिम, जो 10,000 महीने कमाता था और सालों तक मेहनत करने के बाद भी कहीं नहीं पहुंच पाया। ड्रेक की नजर में ऐसा आदमी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आम इंसान। डरने वाली क्या बात है? और उसकी इसी पुरानी धारणा ने मुझे मजाक उड़ाने का मौका दिया। ड्रेक की बात खत्म हुई तो मैंने उसकी तरफ देखा, बिल्कुल शांत। मेरी नजरों का सामना करते ही ड्रेक को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जिसे वो समझा नहीं सका। उसे बेचैनी होने लगी। उसके सामने खड़ा रीफ वो आदमी नहीं था जिसे वो याद रखता था। मैंने एक शब्द नहीं कहा, फिर भी मेरी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जिसने उसे डरा दिया। मैंने पल भर के लिए ड्रेक को घूरा, फिर नजरें हटा ली। मुझे झगड़ा करने में दिलचस्पी नहीं है, इसलिए नहीं कि मैं डरता हूं, बल्कि इसलिए कि वो इसके लायक नहीं है। 2-3 करोड़ की मामूली होटल चेन का मालिक है। कभी मैं ड्रेक की इज्जत करता था, लेकिन अब मेरे अकाउंट में जमा 7 करोड़ और अरबपतियों की ताकत के आगे वो कुछ भी नहीं है। अभी झगड़ा न करने का मतलब यह नहीं कि बात खत्म हो गई। मैं इंसान हूं। हर अपमान, हर जिल्लत का मुझे हिसाब है। हिसाब बराबर करने का वक्त आएगा। अभी के लिए थोड़ा ब्याज वसूल लेते हैं। मैं लिली की तरफ घूमा। जाओ बता दो इन्हें, क्या मैं मजाक कर रहा हूं? लिली अपने मौके का इंतजार कर रही थी। वो घबराई हुई थी, लेकिन अब उसे पता था क्या करना है। नादिया, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहती, लेकिन तुम गलत फहमी में हो। तुम्हारे हाथ में सोने की खान थी और तुमने उसे जाने दिया। अब किसे दोष दोगी? लिली ने प्रोफेशनल अंदाज में ड्रेक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर रीफ ने आज दोपहर जेड रिवर एस्टेट में 3 करोड़ में बिल्डिंग 6 का क्राउन यूनिट खरीदा है। 680 वर्ग मीटर का ये फ्लैट हमारे सबसे खास क्लाइंट हैं। पूरा कमरा एकदम सन्नाटे में डूब गया। नादिया और ड्रेक पत्थर हो गए। नादिया का तो बुरा हाल था, जैसे 3 करोड़ और 680 वर्ग मीटर के आंकड़े उसे मार रहे थे। उसकी उंगलियां कांपने लगीं और सिर घूमने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो रीफ को मुझसे बेहतर जानती थी, या उसे लगता था कि जानती है। वो उसकी एक एक पैसे की खबर रखती थी। 3 करोड़? वो उसके बिना 30 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता था। लेकिन लिली का आत्मविश्वास झूठ नहीं हो सकता था, और ये सब चेक करना बहुत आसान था। नादिया की नजरें मुझ पर टिक गई। स्टोर का सारा शोर गायब हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथों की नसें उभर आईं। उसने दांत पीसते हुए पूछा, 3 करोड़? तुम्हारे पास 3 करोड़ कहां से आए? उसकी आवाज में शौक, गुस्सा और अविश्वास भरा था। उसे ऐसे मुझ पर चिल्लाते सुनना अजीब था। वही अहंकारी अंदाज जो उसने 16 साल से पाल रखा था। मैंने गहरी सांस ली। 16 साल के घुटन भरे जीवन के बाद अब सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था। मैं जानता था कि 3 करोड़ का आंकड़ा उसे कितना चुभ रहा है। वो उस संख्या को बोल भी नहीं पा रही थी, पर अब उसका मुझसे कोई नाता नहीं था। वो बोझ जो वो मुझ पर डालती थी अब अतीत बन चुका था। अब मुझे अपनी बेटी की भावनाओं के लिए दबे पांव नहीं चलना पड़ता। अब मुझे अपना स्वाभिमान नहीं मारना पड़ता, और उस रिश्ते को ढोने की जरूरत नहीं जो बाहर से ठीक दिखता था, लेकिन अंदर से सालों पहले ही मर चुका था। मैंने मेहनत से कमाया है, इसमें कोई समस्या है? मैंने हर शब्द को ऐसे कहा जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। फिर मैंने अपनी नजरों को धीरे से नादिया और ड्रेक पर घुमाया। नादिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने कभी कुछ नहीं कहा, इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ जानता नहीं था। अपने जमीर से पूछो, जो कुछ भी तुमने किया है उसके बाद क्या वाकई मुझसे ये पूछने की हिम्मत है तुम्हें? मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया।
मैंने उसका हाथ झटक दिया और बिना पीछे मुड़े चल पड़ा। 4 साल तक उसकी हर बात मानने वाले उस आदमी से उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे मेरी बात सुनो, जब तक तुम सफाई नहीं दोगे हम खत्म नहीं करेंगे। उसके चिल्लाने की आवाज मेरे पीछे गूंज रही थी। मैंने मुड़े बिना ही हाथ हिलाकर उसे चुप करा दिया। अब मेरा मन कहीं और था। एक नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही थी और मैं इस औरत को अपने ऊपर और हावी नहीं होने दे सकता था। मेरे जाने के बाद वे तीनों वहां अजीब सी खामोशी में खड़े रह गए। लिली ने मामला शांत करने की कोशिश की, जिससे नादिया और भड़क गई। वह रुकी नहीं। उसे इसकी परवाह भी नहीं थी कि आसपास भीड़ जमा हो रही है। वह उन सभी बातों को गिनाने लगी जो मेरी शादीशुदा जिंदगी में मैंने कथित तौर पर गलत की थी। यह तमाशा देखकर लिली बिल्कुल स्थिर खड़ी रही और धीरे से अपना सिर हिलाने लगी। वह नादिया को उसके गुस्से को समझने लायक काफी समय से जानती थी, लेकिन आज रीव ने जो किया, उस पेंट हाउस के लिए नकद भुगतान करके उसने नसों पर ऐसी चोट की है जो पहले कभी नहीं हुई थी। वरना वह खुद को इस तरह सरेआम बिखरने कभी नहीं देती। यह औरत अपनी छवि के लिए जीती है। वहीं ड्रेक ठंडी नजरों से देख रहा था, और जो उसने देखा उससे उसका चेहरा खींच से भर गया। नादिया के साथ उलझना कभी गंभीर नहीं था। वह आकर्षक थी, और यह तथ्य कि वह किसी और की पत्नी थी एक वर्जित रोमांच जोड़ता था, एक सीमा लांघने की सनसनी। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में तलाक ले लेगी और फिर उत्तेजना से चमकते हुए आकर शादी की बात करने लगेगी। और उसके ऊपर यह तमाशा जो वो अभी मॉल के बीच में कर रही है, उसके लिए जो थोड़ी बहुत सहानुभूति उसने महसूस की थी, वह तेजी से भाप बनकर उड़ रही थी। और सरेआम खुद पर से उसका नियंत्रण खोते दिख उसके अंदर कुछ अप्रत्याशित सा हलचल कर गया। उसे उस आदमी के लिए वाकई दुख महसूस हुआ जो अभी बिना पीछे मुड़े चला गया था, जिसने पूरे साल तक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बिताए जो इतना विस्फोटक और तर्कहीन था। दिन पर दिन उनमें से कोई भी यहां खड़े होकर नादिया को भरे मॉल में हंगामा नहीं करने देगा। भीड़ बढ़ रही थी, लोग कानाफूसी कर रहे थे और मॉल की सुरक्षा टीम उनकी ओर बढ़ रही थी। उन दोनों ने उसे शांत करने के लिए हाथ पैर मारे, उसे मनाया और गिड़गिड़ाया, और आखिरकार वे उसे वहां से खींच ले गए। नादिया के शांत हो जाने के बाद लिली ने अकेले ही टैक्सी ली और उस पुराने किराए के घर लौट गई जहां वह सालों से रह रही थी। देर रात वह अपने संकरे बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी। नींद नहीं आ रही थी। दोपहर का हर दृश्य उसके दिमाग में बार बार चल रहा था। उसने उस लिमिटेड एडिशन बैग की ओर देखा जिसे उसने अलमारी में सावधानी से रखा था। धीमी रोशनी में वह बैग भव्यता बिखेर रहा था, जो इस 25 वर्ग मीटर के तंग और अस्त व्यस्त अपार्टमेंट में बिल्कुल बेमेल लग रहा था। बिना किसी चेतावनी के रीव का चेहरा उसके दिमाग में उभरा, साथ ही उस 682 वर्ग मीटर के पेंटहाउस की पूरी तस्वीर। वह उस नजरिया के बारे में सोचती रही जिससे उसने आज उसे देखा था, वो शांत गहरी आंखें जो उससे कहीं ज्यादा कह रही थीं जितना उसने कहा। एक जंगली बेबाक सोच उसकी छाती में जड़ पकड़ने लगी। जैसे ही यह ख्याल आया, वह खुद से ही चौंक गई। तुम क्या सोच रही हो? वो नादिया का पूर्व पति है, लेकिन वो पेंट हाउस लुभावना है। नहीं, मैं नादिया के साथ ऐसा नहीं कर सकती। लिली, खुद को देखो। तुमने इस शहर में साल बिता दिए और तुम्हारे पास अपनी कोई चीज नहीं है। यह तुम्हारे लिए कैसे काम कर रहा है? इसके अलावा अब उनका तलाक हो चुका है, वे दोनों आजाद हैं। तो तुम किस बात के लिए रुक रही हो? मौका बिल्कुल तुम्हारे सामने है। अगर तुमने इसे जाने दिया तो बाकी जिंदगी पछताओगी। उसके दिमाग की दो आवाजें आगे पीछे हो रही थीं, विपरीत दिशाओं में खींच रही थीं, जब तक कि लिली ने आखिरकार एक लंबी धीमी सांस नहीं छोड़ दी। उसकी नजरें वापस अलमारी में रखे बैग पर टिक गईं। उस बैग में कोई ऐसी शक्ति थी जिसने उसका मन बदल दिया। उसने फोन उठाया, रीव का नंबर ढूंढा और कॉल कर दिया। उसने एक निश्चिंत हंसी के साथ फोन उठाया। वह तुरंत समझ गई कि आज के हंगामे का उस पर कोई असर नहीं पड़ा था। तुम सच में हर चीज को इतनी शालीनता से संभालते हो, रीव। नादिया कभी कभी बहुत स्वार्थी हो जाती है। वह कभी किसी और के बारे में नहीं सोचती। सच कहूं तो जिस तरह उसने तुम्हारे साथ व्यवहार किया, उसे देखकर मुझे भी दुख होता था। खैर, कोई बात नहीं। अगर वह कभी फिर तुम्हें परेशान करे तो मैं उसे सबक सिखा दूंगी। यह कहकर लिली को लगा कि उसके गाल थोड़े गर्म हो गए हैं। दोस्त की पीठ पीछे बुराई करना उसके लिए नया नहीं था। उसने काफी किया है, लेकिन उस दोस्त के पूर्व पति से यह कहना पहली बार था, और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने मेरी खातिर चोट जैसे भारी शब्द का इस्तेमाल किया। वह अपनी उंगलियों से शर्ट का किनारा मरोड़ रही थी, नजरें नीचे झुकी हुई, विचार चक्कर काट रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सोचती है कि रीव इस पर क्या सोचेगा। फोन के दूसरी तरफ मैं अपने नए घर में सोफे पर पीछे की ओर झुका हुआ बेफिक्री से अपने फोन के किनारे पर उंगली फेर रहा था। उसने जो अभी कहा उसने मुझे थोड़ा चौंका दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी बात कहेगी, लेकिन आज उसने जो कुछ भी किया उसे याद करते हुए मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, जैसा कि कहते हैं। यह तथ्य कि लिली और मेरी पूर्व पत्नी सालों से करीबी दोस्त रही हैं बहुत कुछ बताता है। गहराई में वे अलग होने से ज्यादा एक जैसी हैं। दोनों को सबसे ऊपर रुतबा और आराम ही चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि नादिया इसे खुलकर पहनती हैं, जबकि लिली इसे गर्माहट में लपेटना जानती है।
लिली चालाक है, सीधी और सरल। मैं भले ही हमेशा एक सहज इंसान रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं लोगों को पढ़ नहीं सकता। मैं औरतों को बखूबी समझता हूं। ये कहने के लिए शुक्रिया लिली। वह हमेशा से ऐसी ही रही है। उससे कुछ भी कहने से कभी कुछ नहीं बदला, और मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह और मुसीबत खड़ी करेगी। मैं इसके लिए काफी समय से तैयार हूं। लिली ने धीरे से जवाब दिया, फिर विषय बदल दिया। जो बिस्तर हमने आज लिए थे, क्या स्टोर ने उसे डिलीवर कर दिया? उसकी आवाज में एक ऐसी गर्माहट थी जो असली लग रही थी। ओ, वे अभी आए हैं। मैं उन्हें खोलते हुए देख रहा हूं। मैं लिविंग रूम में बिखरे डिब्बों की ओर देखता हूं और हल्की सी हंसी हंसता हूं। हर जगह पैकिंग का सामान बिखरा है। मुझे खड़े होने की जगह भी मुश्किल से मिल रही है। लिली तुरंत उत्साह से भर गई। सच में? मुझे आने दो और इसे सुलझाने में तुम्हारी मदद करने दो। उसके प्रस्ताव के नीचे एक घबराहट थी जिसे वह पूरी तरह छिपा नहीं पा रही थी, और मुझे उम्मीद है कि वह इसे नहीं दिखाने की कोशिश कर रही है। बिस्तर का जिक्र करना कभी आकस्मिक नहीं था, यही उसकी पूरी योजना थी। मैं तुमसे ऐसा करने के लिए नहीं कह सकता, यह बहुत ज्यादा परेशानी का काम है। मैं इसे हंसी में टाल देता हूं। तुमने पहले ही पूरी दोपहर मेरे साथ भाग दौड़ की है। मैंने अभी तक तुम्हें ढंग से शुक्रिया भी नहीं कहा है। रीव, चलो भी, हम उससे आगे निकल चुके हैं। तुमने आज दोपहर जो यूनिट खरीदी, उसने मेरे आंकड़ों को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया। और तुमने जो बैग दिया, अगर किसी को शुक्रिया कहना चाहिए तो वो मैं हूं। वह मुझे जवाब देने का मौका नहीं देती। वह बिस्तर जमाने में मदद करने के लिए अभी आने की जिद करती है। तुम्हारे जैसे बड़े आदमी को तो वैसे भी बिस्तर बनाना नहीं आता होगा। ठीक है, तुम आ जाओ। जब हम काम पूरा कर लेंगे तो रात का खाना मेरी तरफ से। मैं मुस्कान के साथ सहमत हो जाता हूं। लिली ने माना, और इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं, उसने फोन काट दिया। वह कुछ ही मिनटों के अंदर दरवाजे से बाहर निकलकर टैक्सी में थी। आधे घंटे बाद कारजेट रिवर एस्टेट के सामने रुकी। इस बीच उस अपार्टमेंट में जहां नादिया और मैं रहते थे, एक तूफान खड़ा हो गया है। जब ग्लोरिया को पता चलता है कि रीव ने जेड रिवर एस्टेट में 3 करोड़ का पेंट हाउस खरीदा है, तो उसके हाथ से बेलन छूट जाता है। पकौड़े इंतजार कर सकते हैं। वह रसोई से बाहर दौड़ती है। डेक्स, जो खेल में लगा था, उछलकर खड़ा हो गया। जब तुम कह रही थी उसने घर पर 3 करोड़ खर्च किए, तुमने खुद देखा। मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा, लेकिन लिली ने मुझे सीधे बताया। वह ऐसी बात क्यों बनाएगी? नादिया दांत पीसते हुए कहती है। वह सिर्फ 3 करोड़ और जेड रिवर एस्टेट के बारे में सोच सकती है। ग्लोरिया और जानकारी के लिए दबाव डालती है। लिली को यह सब कैसे पता है? क्या तुम गंभीर हो? वह रियल एस्टेट बेचती है। जब रीव ने खरीदने का फैसला किया, तो तुम्हें क्या लगता है उसने सबसे पहले किसे फोन किया होगा? नादिया की आवाज कड़वी है। मैं कितनी अंधी थी इतने सालों तक, और मैंने कभी उसकी असलियत नहीं देखी। उसके पास इतना पैसा था और उसने कभी तुमसे एक शब्द नहीं कहा। उसने कभी हमें परिवार नहीं माना। ग्लोरिया अपनी जांग पर जोर से मारती है और चीखती है। डेक्स अपना खेल भूल गया। उसने हम सबको खेला। मैंने कभी नहीं देखा कि वह कितना चालाक था। अगर वह घर पर 3 करोड़ खर्च कर सकता है, तो उसके पास उससे कहीं ज्यादा छुपा कर रखा होगा। वह बात करता है जबकि उसकी आंखें गणनाओं से घूम रही होती हैं। डेक्स, तुम अभी भी उसे वही क्यों कह रहे हो? क्या ऐसा आदमी तुम्हारा साला कहलाने के लायक है? ग्लोरिया झिड़कती है। हम 60 साल तक एक ही छत के नीचे रहे, 60 साल, और उसने पूरा समय हमें अजनबियों जैसा समझा। अब वह तलाक से मुश्किल से बाहर निकला है, और वह पहले से ही अपने आनंद के लिए एक हवेली खरीद रहा है। कोई इतना ठंडा कैसे हो सकता है? ग्लोरिया खुद को उकसाती है और लिविंग रूम में रोने लगती है। क्या तुम वो चिल्लाना बंद करोगी? क्या एक आदमी को पल भर की शांति मिल सकती है? जेरोल्ड अपनी ड्रिंक और मूंगफली के साथ मेज पर बैठकर अपने चॉपस्टिक्स नीचे पटकता है। तुम निकम्मी बूढ़ी औरत! तुम्हारी अपनी बेटी किसी भयानक दौर से गुजर रही है और तुम बस वहां बैठकर पी रहे हो। ग्लोरिया उस पर बरस पड़ती हैं, बमुश्किल अपने गुस्से को काबू कर पा रही है। तुम बस पीते हो। यह एक दिन तुम्हें मार डालेगा। तुम रिटायर और बेकार हो चुके हो। सुबह से रात तक पीते रहते हो। मैं तुमसे कह रही हूं, तुम दोनों अपनी नाक के आगे का नहीं देख सकते। अगर रीव ने शादी के दौरान पैसे छुपाए थे और अब तलाक के बाद खर्च कर रहा है, तो यह गैरकानूनी है। इसे वैवाहिक संपत्ति को छिपाना कहते हैं। हम उसे अदालत ले जा सकते हैं। तुम्हें यह समझ में आता है? जेराल्ड अपना गिलास उठाता है और एक कठोर घूंट लेता है, फिर उसे नीचे पटक देता है। उसकी खामोशी की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। सोफे से डेक्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। पिताजी सही कह रहे हैं। मैंने ऑनलाइन ऐसे मामले देखे। उस आदमी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसे इस लाखों रुपए सौंपने पड़े थे। डेक्स की आंखें चमक रही हैं, जैसे वह पहले से ही पैसों को महसूस कर सकता है। नादिया, तुम्हारे पिताजी सही हैं। हम उसके पीछे पड़ेंगे। हम उसे इसके साथ बाहर नहीं जाने दे सकते। उससे वो हर एक डॉलर निकलवाओ जो उसने छुपाया है। जेराल्ड की बातों से उत्साहित होकर ग्लोरिया चिल्लाती है। सही कहा। दया की एक बूंद भी नहीं। मैंने इस परिवार में बिना एक अच्छे दिन के साल बिताए। उसे लगता है वह अब अच्छी तरह जी सकता है, नरक में भी नहीं। नादिया कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका दिमाग पहले से ही योजना चला रहा है। जेराल्ड थोड़ा रुकता है, माथे पर बल डालकर सोचता है। फिर वह नादिया से धीरे से कहता है, रीव के पास अभी मत भागो। मैं एक आदमी के साथ काम करता था। उसने बाद में बार परीक्षा पास की। वह अब एक लॉ फर्म में प्रैक्टिसिंग वकील है।
मुझे कल उसे फोन करने दो। तुम उससे मिलो और पता लगाओ कि इसे कैसे संभालना है। नादिया ठंडे निश्चय के साथ जवाब देती हैं। ठीक है, मैं कल वकील से मिलूंगी और पता लगाऊंगी कि हम कहाँ खड़े हैं। वह मेरी हिस्सेदारी के बिना अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। ग्लोरिया को अचानक कुछ याद आता है और वह बीच में बोलती है, रुको नादिया, तुमने कहा था कि तुम मॉल के ब्रांड स्टोर में रीव और लिली से मिली थी। तुमने उन दोनों को वहां देखा था, लेकिन क्या उसे सिर्फ उसके जरिए घर नहीं खरीदना था? वे साथ में खरीदारी क्यों कर रहे थे? नादिया माथे पर बल डालती है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, घर के बाद उसे बिस्तर चाहिए था और उसकी कंपनी ने उसे चुनने में मदद के लिए भेज दिया। ग्लोरिया को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन तुम बिस्तर के लिए ब्रांड स्टोर क्यों जाओगी? वे बिस्तर नहीं बेचते हैं, तुम्हें पता है। अब जब तुम कहती हो कुछ तो गलत लग रहा है। जब रीव बाहर निकला तो वह सिर से पैर तक डिजाइनर कपड़ों में था। सब कुछ महंगा लग रहा था और लिली के हाथ में ब्रांड का बैग था। मैंने उस बैग को स्टोर में देखा है। 20,000 से ऊपर। नादिया की आवाज धीमी हो जाती है क्योंकि ईर्ष्या से उसकी आंखें भर जाती हैं। वह बैग एक ऐसी चीज है जिसे वह लंबे समय से चाहती थी, लेकिन कभी इतना खर्च करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तुम्हें नहीं लगता कि वे दोनों वास्तव में साथ हैं? क्या तुम्हें लगता है? ग्लोरिया अपनी आवाज धीमी करती है। नादिया तुरंत भड़क जाती है। माँ, तुम क्या कह रही हो? लिली मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वह ऐसा कभी नहीं करेगी। इतना यकीन मत करो। तलाक अब फाइनल हो चुका है। रीव के पास अचानक पैसा आ गया है। तुम्हें लगता है लिली वाकई इसका विरोध कर सकती है? मासूमियत के नाटक से बेवकूफ मत बनो, वह औरत चालाक है, तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा चालाक। ग्लोरिया अपनी बेटी के चेहरे के भाव को बदलते देखती है और जानती है कि उसने नसों पर चोट की है। वह जारी रखती है, देखो लिली हमेशा कैसे कपड़े पहनती है, हमेशा कुछ तंग पहनना। कौन आदमी अपनी नजरें सीधी रख पाएगा उसके कपड़े पहनने के ढंग पर? अपनी माँ को यह सब कहते सुनकर नादिया गुस्से और चिंता से लाल हो जाती हैं। उसके हाथ की गांठें सफेद पड़ जाती हैं, उसकी छाती में जकड़न महसूस होती है। वह अपने कपड़ों को नीचे देखती है। वह उन सालों के बारे में सोचती है जो उसने रीव के साथ बिताए। कैसे उसने कभी उसे नहीं छुआ और कैसे उसने एक से ज्यादा बार रोकर और सामना करके उससे पूछा था, यह जानने की मांग की थी कि क्या उसे वह आकर्षक नहीं लगती। हर बार जब उसने पूछा, रीव ने हाथ हिलाकर मना कर दिया, लेकिन गहराई में नादिया ने कभी उसका यकीन नहीं किया। आप तब तक असुरक्षित महसूस नहीं करते जब तक आपके पास तुलना करने के लिए कुछ न हो। जब भी नादिया लिली के साथ होती, वह लिली के पास जो था उसकी ईर्ष्या करने से खुद को रोक नहीं पाती थी। लेकिन हर बार जब नादिया यह दिखाती, लिली उसके करीब झुकती और धीरे से कहती कि वो खुद ईर्ष्या करती थी, कि नादिया जैसा पतला फिगर वास्तव में एकदम सही, सुंदर और सहज था। सब कुछ आसानी से फिट हो जाता है। लिली के अपने शरीर के विपरीत, जिसने कपड़ों की खरीदारी को दुस्वप्न बना दिया था और रोजमर्रा की जिंदगी को परेशानी। हर बार जब लिली ने ऐसा कहा तो नादिया को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, जैसे वह उतनी भी कमी वाली नहीं थी। रीव की दूरी के लिए उसने हमेशा उसे उसकी अपनी नासमझी मानकर छोड़ दिया था, लेकिन अब ग्लोरिया की बात सुनकर कुछ ऐसा जो नादिया सोचने से बच रही थी, चुपचाप फिर से हलचल मचा रहा है। एक ऐसी चेतावनी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती। वह आज रीव के साथ आमने सामने होने में इतनी उलझी हुई थी कि अब पीछे मुड़कर देख रही हूं। जब उसने पहली बार उन दोनों को देखा तो चीजें मेल नहीं खा रही थीं। अगर वे सिर्फ बिस्तर के लिए वहां थे तो वे लग्जरी बुटीक में क्यों थे? और लिली के हाथों में वो बैग, क्या उसने खुद खरीदा या रीव ने उसे दिया? रीव के पास अचानक इतना पैसा आने से उसे बैग खरीद कर देना उसके लिए कुछ भी नहीं था। यह सोचकर नादिया की छाती में जकड़न हो गई। यह उसके दिल में चुभती हुई सुई की तरह महसूस हो रहा है जो उसे किनारे तक ले जा रही है। वह अभी वहां धावा बोलना चाहती है और जवाब मांगना चाहती है, लेकिन वह जानती है कि वह जल्दबाजी नहीं कर सकती। एक तो उनका तलाक हो चुका है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी सबसे ज्यादा मायने रखती है वह है रीव के पैसों पर हाथ डालना। उन दोनों के बीच क्या हो रहा है या नहीं, यह बाद में देखा जा सकता है, जब तक कि उसे वो न मिल जाए जिसका वो हकदार है। उसे पहले भी उन दोनों पर शक हुआ है। जहां तक रीव का सवाल है, उसे चिंता नहीं है। उसने हमेशा उतना ही चाहा जितना उसने हिम्मत की। लेकिन लिली एक अलग कहानी है। उसकी मां के शब्दों ने उसके पेट में मरोड़ पैदा कर दी है। क्या होगा अगर लिली वाकई रीव के पीछे पड़ रही है? यह विचार ही उसके अंदर ईर्ष्या की लहर दौड़ा रहा है, और वह खुद को उन चीजों की कल्पना करने से नहीं रोक सकती जो वह नहीं करना चाहती। वह नहीं जानती कि जिससे वह डर रही है वह सब पहले से ही चुपचाप सामने आ रहा है। जेड रिवर एस्टेट में बिल्डिंग साश की क्राउन यूनिट में 700 वर्ग मीटर की पूरी विलासिता के अंदर लिली बिस्तर पर झुकी हुई है। इसे सेट करने में मदद करने के लिए मेहनत कर रही है। डिलीवरी क्रू को पूरा सेटअप संभालना था, लेकिन लिली ने उनके सावधानी न बरतने का एक कारण बनाया और उन्हें दूर भेज दिया। उसने उनसे लिविंग रूम से कचरा साफ करवाया, फिर बाकी काम खुद संभालने का बीड़ा उठाया। जैसे ही वह बिस्तर को ठीक करने में जुटी, अधूरे बिस्तर के साथ वह संघर्ष करती है, कोशिश करती है और बार बार असफल हो जाती है दुवेट को कवर में डालने के लिए। और आखिरकार पुकारती है, रीव इधर आओ। मास्टर बेडरूम में दुवेट कवर बहुत बड़ा है, मैं इसे अकेले नहीं कर सकती।
वह वहां बड़े मुलायम दुवेट और उसके कवर को पकड़े हुए खड़ी है, झुक रही है, खींच रही है और अकेले हर कोण से कोशिश कर रही है। वह मुझे एक लाचार हंसी के साथ बुलाती है। मैं मुस्कुराते हुए पास जाता हूं। खुद ही सब कुछ करने की कोशिश का यही नतीजा होता है। यह कभी भी एक व्यक्ति का काम नहीं था। यहां आओ, मैंने यह कई बार किया है। जब लिली अकेले जूझ रही थी, मैंने कई बार मदद की कोशिश की, पर उसने हंसकर टाल दिया, यह कहकर कि बारीक काम मर्दों के बस की बात नहीं। लिली ने फिटिंग वाली सफेद टी शर्ट पहनी है जिसमें उसकी हर अदा साफ झलक रही है। हर बार जब वह आगे झुकती है, बेड पर घुटने टेकती है या आगे को झुकती है, उसकी हर हरकत मेरा ध्यान भटका रही है। और लिली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसे देख रहा हूं। उसकी कुछ हरकतें इतनी बोल्ड हैं कि मेरा संयम खोने को है, और मुझे सच में लगने लगा है कि वह यह सब जानबूझकर कर रही है। वह मुझे बड़ी आसानी से रजाई का कोना कवर में डालते हुए देखती हैं और उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। देखा, मुझे पता था तुम कर लोगे, वह मुस्कुरा कर कहती हैं। मैंने एक भौहें ऊपर उठाई, उसे तिरछी नजर से देखा, चुप रहा, और हम दोनों ने जल्दी ही बेड ठीक कर लिया। मैंने सजे हुए बेड को देखा और मुस्कुराया। अरे, हमें काफी देर हो गई है, तुम थक गई होगी। रात के खाने का वक्त हो गया है, चलो कुछ खाकर आते हैं। खाने का नाम सुनते ही लिली का चेहरा खिल उठा। वह उछलकर बेड से उतरी। हाँ हाँ, तुमने मुझे एक असली डिनर का वादा किया था रीफ। और देखो, मुझे स्ट्रीट नूडल्स खिलाकर टालने की कोशिश मत करना। उसकी बेताब खुशी को देखकर मैंने भौहें उठाई और हंस दिया। हमने कपड़े बदले और साथ में नीचे निकल गए। अरे चलो, मैं कब कंजूस था। मैंने मोटरसाइकिल बाहर निकाली, चाबी घुमाई और इंजन स्टार्ट किया। लिली ऐसे सीट पर बैठी जैसे वह उसकी अपनी हो। उसने सीट पर हाथ फेरा और हैरान होकर आह भरी। रीफ, यह बाइक की सीट तो गजब आरामदायक है। इतनी महंगी बाइक हो तो आराम तो होगा ही। कसम से यह किसी कार की सीट से ज्यादा अच्छी है। क्या यह वाकई इतनी नरम है? तुम तो आज पहले भी इस पर बैठ चुकी हो। मैंने उसे हेलमेट दिया और पहनते तक इंतजार किया। मेरा तो मन ही नहीं भरता। हेलमेट की स्ट्रैप लगाते हुए लिली हंसने लगी। मैंने सीट पर थपथ पाया और कहा, जब भी सवारी का मन हो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हें घुमाने ले आऊंगा। लिली मतलब समझ गई और उसने मेरे कमर पर हाथ लपेट लिए। हम कॉम्प्लेक्स से बाएं मुड़े और 2 मिनट में पैदल वाली सड़क पर पहुंच गए। मैंने बाइक सड़क के बीचों बीच मोड़ी और पेनिनसुला बिस्ट्रो को चुना। अंदर जाते हुए मैंने उसके लिए दरवाजा खोला। शुभ संध्या, पेनिनसुला बिस्ट्रो में आपका स्वागत है। क्या आपने बुकिंग कराई है? अंदर घुसते ही एक स्टाफ मेंबर ग्रेस के साथ आगे आया। क्या यहाँ रिजर्वेशन की जरूरत है? मैंने सर्वर को देखते हुए पूछा। आमतौर पर नहीं सर, लेकिन हमारे 5 प्राइवेट कमरों में मिनिमम स्पेंड की शर्त है और उनके लिए पहले से बुकिंग जरूरी है। सर्वर ने विनम्रता से सिर झुकाकर जवाब दिया। क्या अभी कोई प्राइवेट कमरा खाली है? मैंने काउंटर थपथ पाते हुए पूछा। पहली मंजिल पर मिलान स्वीट और दूसरी पर रिवरव्यू रूम खाली हैं। दोनों ही प्रीमियम कमरे हैं। मिलान स्वीट का मिनिमम खर्च 5,800 है और रिवरव्यू रूम का 8,888। सर्वर ने बात खत्म की और देखा कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने जल्दी से जोड़ा, सर हमारे पास मेन डाइनिंग एरिया में भी जगह है, जो 2 लोगों के लिए बेहतर हो सकता है। जरूरत नहीं है दूसरी मंजिल वाला कमरा चाहिए। मैं बस एक पल के लिए खड़ा था, इसलिए नहीं कि खर्च ज्यादा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं यहां पहली बार आया था और इसकी भव्यता ने मुझे थाम लिया था। 8,888 का खर्च अब मेरे लिए मायने नहीं रखता। यह तो बस मामूली जेब खर्च जैसा है। अरे नहीं रीफ, हमें इसकी जरूरत नहीं है, चलो बाहर ही कुछ साधारण सा खा लेते हैं। मिनिमम स्पेंड का आंकड़ा सुनते ही लिली बीच में बोल पड़ी। बिल्कुल नहीं, क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी? एक महिला को कभी यह नहीं कहना चाहिए कि वो किसी भी चीज में खुश है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नामुमकिन हो रीफ, तुम जानते हो मेरा वो मतलब नहीं था। लिली ने होंठ सिकोड़े। ठीक है, फैसला हो गया, हमें ऊपर ले चलो। मैंने ऐसे लहजे में कहा कि बहस की गुंजाइश न बचे। जरूर, इस तरफ आइए सर मैम। सर्वर मुस्कुराहट के साथ हमें आगे ले गया। हमारे बीच हुई हल्की फुल्की छेड़खानी को लिली ने ऐसे नजरअंदाज किया जैसे सुना ही न हो। रीफ, यह जगह कितनी खूबसूरत है, यह वाकई शानदार है। मैंने कमरे का जायजा लिया और मानना पड़ेगा, मैं प्रभावित था। इसे प्राइवेट रूम कहते हैं, पर यह एक खुला लेआउट है। यहाँ का डाइनिंग एरिया बेहद सुंदर है और लकड़ी का फर्नीचर छूने में एकदम मुलायम है। टेरेस का दरवाजा खोलते ही बाहर एक सुंदर नजारा दिखता है, जहाँ हर तरफ हरे भरे पौधे लगे हैं। ठीक बीच में 2 लोगों की छोटी सी मेज है। मलाई जैसे सफेद रंग और हरियाली मिलकर इसे किसी सीक्रेट गार्डन जैसा बनाते हैं। टेरेस के दूसरी तरफ चौड़ीगिन नदी बहती है और रात के अंधेरे में शहर की बत्तियां पानी में जगमगा रही हैं। एकदम सांस थाम लेने वाला नजारा। बुरा नहीं है, मैंने तारीफ की और टेरेस की कुर्सी पर बैठ गया। सर कृपया मेन्यू देखिए, ये हमारी खास डिशेज हैं और आज हमारे पास खास M12 वाग्यू है। सर्वर ने हर आइटम का परिचय देते हुए सिर झुकाया। हम बेहतरीन ब्लैक ट्रफल और किंग क्रैब एक एक ले आओ, और ये भी। मैंने मेन्यू पर नजर दौड़ाई और बिना झिझके 5-6 डिशेज ऑर्डर कर दी। इतना काफी होगा। मिठाई और ड्रिंक्स के लिए तुम पेयरिंग चुन लो और वाइन की एक बोतल खोलो। मैंने सर्वर को मेन्यू थमा दिया। जी बिल्कुल सर, बस एक पल इंतजार करें, हम सब कुछ जल्दी ही तैयार कर देंगे। सर्वर ने मेन्यू ले लिया।
उसका बर्ताव पहले से भी ज्यादा सम्मानजनक था। मैन डिशेज का बिल ही 10,000 युआन पार कर गया था। 6,000 से ऊपर की रेड वाइन जोड़ें तो बिल 20,000 पहुंचेगा। इतने महंगे रेस्टोरेंट के लिए भी यह बड़ी रकम है। रीफ, क्या यह ज्यादा नहीं है? क्या हम पैसे बर्बाद नहीं कर रहे? लिली ने पूछा। मैं उत्साह से चमक रहा था। इसकी चिंता छोड़ो, बस स्वाद अच्छा होना चाहिए। मैंने हाथ हिलाकर बात टाल दी। मेरा आत्मविश्वास देखकर लिली पूरी तरह चकाचौंध थी। डिशेज एक एक करके आने लगीं और हर डिश अद्भुत लग रही थी। लिली हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। सच कहूं तो मैं भी। ओ वाह, लॉबस्टर कितना मुलायम है। और यह वाग्यू, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। मैंने जगमगाती मेज पर मजाक किया। मैंने लिली को देखा जो खुशी से खा रही थी। मैंने भी हाथ नहीं रोका। मैं चैन से मुस्कुराया और इस शानदार दावत का लुत्फ उठाया। हमने खाया पिया और घंटों बातें की। जब हम निपटे तो बिल मंगवाया, 23,000 युआन, आराम से। लिली मुझे बिना पलक झपकाए कार्ड स्वाइप करते देख रही थी। उसका दिल धड़क रहा था। वो मेरे बदले अंदाज से हैरान थी। क्या यह वही रीफ है जिसे वो जानती थी? क्या कोई अमीर प्लेबॉय उसके शरीर में आ गया है? लिली के मन में ये ख्याल आया। वापस आते समय रात की हवा ठंडी थी। हवा हमारे कानों के पास से तेज गुजर रही थी। लिली मेरी बाइक के पीछे बैठी थी। उसके हाथ मेरी कमर पर लिपटे थे, पहले से भी ज्यादा करीब। मैंने पूछा, देर हो गई है, घर छोड़ दूं या मेरे घर रुकोगी ताकि सुबह सीधे काम पर जा सको? मैंने यूं ही लापरवाही में पूछा। मेरा घर काफी दूर है। इस वक्त अकेले जाना ठीक नहीं है और रात में सड़क सुरक्षित नहीं। वो इलाका भी थोड़ा खराब है। अगर तुम्हें दिक्कत न हो तो क्या मैं तुम्हारे यहाँ रुक सकती हूँ? मैंने हमेशा सोचा था कि लग्जरी पेंट हाउस में सोना कैसा होता है। लिली ने मुस्कुराकर मजाक किया। जरूर, चलो घर चलते हैं। मैं जोर से हंस दिया। जब हम आलीशान अपार्टमेंट में घुसे तो सुनहरी रोशनी उस पर पड़ रही थी। मैंने देखा लिली गेस्ट रूम के दरवाजे पर खड़ी है, पैर जमाए हुए। उसकी नजरें मेरे कमरे के बड़े बेड पर टिकी थीं। मैंने उसे देखा, आंखों में शरारती मुस्कान लिए और धीरे से हंस दिया। लिली, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वह बेड एक इंसान के लिए बहुत बड़ा है। मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। रात धीरे से गुजर गई, गर्माहट में लिपटी हुई। अगली सुबह जब मैं बेड से निकला, सूरज काफी ऊपर आ चुका था। मैं तरोताजा महसूस कर रहा था। लिली फिर से करीब आना चाहती थी, पर मैंने उसे दूर रखते हुए गंभीरता से कहा, ऐसा मत करो। ज्यादा करीब आने से लोग बातें करेंगे और हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए। लिली ने पलकें झपकाईं, फिर मेरी आंखों को पढ़कर सब समझ गई। समझ गई रीफ, मैं ध्यान रखूंगी, वह मुस्कुराकर बोली। चलो तैयार हो जाओ, मैं आज तुम्हारे लिए कार खरीद रहा हूं और अपने लिए भी। बाइक से रोज काम पर जाना ठीक नहीं। मजे के लिए सही है, पर रोजाना के लिए नहीं। तुम अभी भी काम पर जा रहे हो? बाथरूम से लिली ने आवाज दी। मुंह में टूथपेस्ट भरा हुआ था। जाहिर है, काम छोड़ थोड़ी सकता हूं। वहां सालों बिताए हैं और मुझे लोगों से लगाव हो गया है। मैंने अपनी टीम को सोचा और मुस्कुरा दिया। रीफ, तुम कौन सी कार ले रहे हो? लिली ने उत्सुकता से पूछा। फ्लैगशिप सेडान, मैंने बिना रुके कहा। जब कुछ नहीं था तब मैं उसके सपने देखता था, और अब जब खरीद सकता हूं तो वो सपना पूरा कर रहा हूं। मेरे लिए कौन सी? लिली ने सिर झुकाकर पूछा। मीडियम साइज सेडान, मैंने कहा। वो क्यों? उसने पूछा। क्योंकि नादिया की कार से एक साइज बड़ी है, मैंने मुस्कुराकर कहा। रीफ, तुम हद करते हो। लिली जोर से हंस पड़ी। हम मजाक करते हुए तैयार हुए और कार खरीदने के लिए निकल गए। बाइक छोड़ दी। हमने बाहर कैब ली और सीधे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑटो मार्केट गए, शहर का सबसे बड़ा बाजार, और सीधे शोरूम में चले गए। मैंने लिली की कार के लिए नकद 4 लाख युआन दिए और रजिस्ट्रेशन का काम डीलर को सौंप दिया। फिर हम दूसरे शोरूम गए। यहाँ थोड़ा ज्यादा समय लगा। मैं शोरूम की सबसे महंगी ब्लैक फ्लैगशिप सेडान लेकर निकला। मैनेजर खुद कागजी कार्रवाई के लिए आया। लगभग 40 लाख नकद। लिली देख रही थी कि मेरी जेब कितनी गहरी है। मैं पिछली सीट पर धंस गया, जैसे फर्स्ट क्लास केबिन में बैठा हूं। चैन की सांस ली और कहा, असली जिंदगी तो ये है। आगे। लिली ड्राइवर सीट पर बैठी और उसने भी सुकून भरी सांस ली। सही कहा ना, पैसे से जिंदगी वाकई बेहतर हो जाती है। मैंने पूछा, क्या तुम इसे चला सकती हो? जाहिर है, ऐसा थोड़ी है कि मैंने पहले गाड़ी नहीं चलाई। मुझे 10 साल से ज्यादा का ड्राइविंग अनुभव है। पूरी तरह भरोसेमंद। लिली ने गर्व से सिर ऊपर किया। लिली, वेटरन ड्राइवर। वैसे मुझे एक पर्सनल ड्राइवर की जरूरत है। क्या तुम ये साइड गिग करना चाहोगी? मैंने मजाक में पूछा। जरूर। क्या पैसे मिलेंगे? लिली की आंखें चमक उठीं। वह मुस्कुराकर आगे झुकी। साफ है, 2 लाख सालाना। मंजूर है? मैंने मुस्कुराकर भौहें उठाईं। बिल्कुल। रीफ, क्या तुम सच बोल रहे हो? लिली हैरान थी। कल से जो मैंने उसे दिया और ये कार रकम बहुत ज्यादा थी। बिना कुछ कहे मैंने फोन निकाला और बैंक ट्रांसफर से सब कुछ कर दिखाया। मिस्टर रीफ, आपकी ड्राइवर लिली ड्यूटी पर रिपोर्ट कर रही है। कहाँ चलना है? लिली ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए पूछा। सिल्वर बे मॉल, मैंने पिछली सीट पर फैलते हुए कहा। जी मिस्टर रीफ, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए एक फोन कर दूं। लिली ने मुस्कुराकर कहा। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसने अपने मैनेजर को कॉल कर दिया। बॉस, बता दूं, मैंने नौकरी छोड़ दी है। इस महीने की सैलरी रख लीजिए। बस, बाय। उसने आत्मविश्वास से फोन रखा और उसका बोझ हल्का हो गया। लिली एकदम नई लग रही थी। उसने इग्निशन दबाया, उंगलियां स्टीयरिंग पर थिरकने लगीं और हम मॉल की तरफ बढ़ चले। यह वाला, ये और वो भी सब पैक कर दो।
सिल्वर बे मॉल की एक बुटीक में मैंने दीवार पर टंगे कुछ ड्रेस की तरफ इशारा किया। ओ रीफ, तुम सच में? तुम मुझे इतना कुछ क्यों दिला रहे हो? लिली हैरान और खुश थी। उसे वो सारी ड्रेस पसंद थी जो 20-30 हजार की थी। जब तुमने इन्हें पहना तो सब तुम पर बहुत अच्छी लग रही थी, सब तुम पर जंच रही हैं, मैंने मुस्कुराकर कहा। रीफ, तुम कितने अच्छे हो। लिली ने खुशी से मेरा हाथ थाम लिया। क्योंकि तुम भी बहुत अच्छी हो। तुम्हारे लिए चीजें खरीदने से मुझे वाकई खुशी मिलती है। मैंने बिना सोचे समझे कार्ड स्वाइप करते हुए कहा। कपड़े और जूते कुल 32,000 युआन। अपने साथ खड़ी इस महिला की मुग्ध और ध्यानमग्न नजरों को देखकर मैंने तय किया कि हर पैसा वसूल हो गया। बेशक मैं जानता हूं कि लिली यहां सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं पैसे लूटा रहा हूं, लेकिन किसे परवाह है जब तक वो मुझे खुश रख रही है। ये पैसे अच्छी जगह खर्च हो रहे हैं। जहां तक सच्चे जज्बातों की बात है तो 16 साल की शादी ने बहुत पहले ही उन्हें मुझसे छीन लिया था। लिली, तुम्हारी पसंद मुझसे कहीं बेहतर है। रैना के लिए कुछ चीजें चुनने में मेरी मदद करो, मुझ पर छोड़ दो रीफ। मैं रैना को कैंपस की सबसे स्टनिंग लड़की बना दूंगी। उसने पूरी आत्मविश्वास के साथ रैना का माप पूछा। मैंने हौसले के साथ एक धीमी आवाज निकाली, काउंटर पर उंगलियां थपथपाईं और धीरे से सिर हिलाते हुए लिली को रैना की साइज की हर डिटेल बता दी। लिली की स्टाइल सेंस, उसे जानने के इन इतने सालों के बाद मुझे हमेशा उसकी पसंद का सम्मान रहा है। नादिया भी सजना संवरना पसंद करती हैं और हर ट्रेंड को फॉलो करती है, लेकिन लिली के मुकाबले उसकी पसंद कहीं नहीं टिकती। लिली जानती है कि मेरी जेब भरी है और ये भी कि रैना वो बेटी है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए वो कीमत को लेकर एक पल भी नहीं हिचकिचाती। वो एक कॉलेज स्टूडेंट के तौर पर रैना की जिंदगी को ध्यान में रखकर 2 कैजुअल और 2 फॉर्मल ड्रेस चुनती है। कुल बिल 1 लाख युआन से ऊपर था। मैंने बिना झपके कार्ड स्वाइप कर दिया। लिली ने मुझे कार्ड रीडर पर बिना पलक झपकाए भुगतान करते देखा और रजिस्टर के पास खड़े होकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो वाकई इसे समझ नहीं पा रही थी। वही रीफ जो कभी इतना साधारण और बेबस लगता था, वो तलाक के बाद इतनी जल्दी कैसे बदल गया। वो ऐसे पैसे खर्च कर रहा है जैसे इसकी कोई वैल्यू ही ना हो। उसमें एक ऐसी ऊर्जा है जो उसने पहले कभी नहीं देखी। पर फिर भी हर किसी के अपने राज होते हैं और लिली इतनी समझदार है कि जानती है कि कब सवाल नहीं पूछने चाहिए। उसे बस इतना जानना है कि मेरे साथ रहने का मतलब है एक आलीशान घर, एक टॉप क्लास गाड़ी और महंगी लग्जरी चीजें उसकी उंगलियों पर। इतना काफी है। उसे कभी परवाह नहीं रही कि लोग उसकी पीठ पीछे क्या फुसफुसाते हैं, उसे मतलबी कहते हैं या गोल्ड डिगर। वो 30 की उम्र में है। जवानी हमेशा नहीं रहती और अगर वो मेरे जैसे आदमी को पाकर इसका आखिरी फायदा उठा सकती है तो वो पहले ही जीत चुकी है। नादिया नाराज हो तो ये उसकी समस्या नहीं है, क्योंकि लिली की दुनिया में दोस्ती का तथाकथित अटूट रिश्ता एक मजाक है जिस पर लग्जरी रियल एस्टेट, गाड़ियां और महंगे डिजाइनर सामान तस्वीर में आते हैं। इसके बावजूद उसे नादिया के सामने दिखावा जारी रखना है। लिली एक बात को लेकर साफ है, सिर्फ अपनी काबिलियत पर वो मुझसे इतने बड़े निवेश के लायक नहीं है। वो जानती है कि मैं उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो नादिया की सबसे अच्छी दोस्त है। नादिया मेरे साथ बहुत क्रूर थी और अगर मैं आज भी वही कमजोर खाली जेब वाला आदमी होता तो मुझे वो सहना पड़ता। लेकिन अब मैं असीम धन का मालिक हूं, एक बड़ा खिलाड़ी। मैं वो अपमान चुपचाप क्यों सहता? वो नादिया की बेस्ट फ्रेंड है और तलाक के पल ही मैंने उसे करीब खींच लिया, उस पर ऐसी लाइफस्टाइल की बौछार कर दी। पर क्यों? जवाब साफ है, नादिया से बदला लेने के लिए। ये आदमी चाहता है कि नादिया अपने हर फैसले पर पछताए, अपने अंधेपन पर पछताए, हर उस जुल्म पर पछताए जो उसने किया। लिली को अपना रोल अच्छे से निभाना है। इस समझौते में उसके पास यही सबसे कीमती चीज है। उसे जरा भी शक नहीं है कि मेरे पैसे और ताकत के साथ मैं खुद को सिर्फ एक महिला तक सीमित नहीं रखूंगा। उसने ये बहुत बार देखा है। पैसा मर्दों को बदल देता है और आजकल की युवा लड़कियां उसकी उम्र की महिलाओं के मुकाबले बहुत बोल्ड हैं। वो कुछ भी कहेंगी, कुछ भी करेंगी। मेरे पास मौजूद सब कुछ देखते हुए एक इशारा मिलते ही वो दौड़ पड़ेंगी। उन ताजा चेहरों के सामने लिली जानती है कि उसकी इकलौती ताकत नादिया की बेस्ट फ्रेंड होना है और वो इस पत्ते की पूरी वैल्यू निकालना चाहती है। गहराई में वो हमेशा से थोड़ी लापरवाह रही है। भले ही मैं उसे सिर्फ एक खिलौना समझूं, उसने ठान लिया है कि वो मेरी पहली पसंद बनी रहेगी ताकि वो हर उस चीज तक आसानी से पहुंच सके जिसके वो कभी सपने देखा करती थी। लिली ने अपनी नजरें झुका लीं, उंगलियां शॉपिंग बैग्स के हैंडल के इर्द गिर्द घूम रही थीं। उसके दिमाग में विचारों का बवंडर था। उसे लगा कि खिलौना बनकर भी खुश रहा जा सकता है। अगर विकल्प मिले तो वो हमेशा यही चुनेगी। वो खुद को और अधिक मूल्यवान बनाने के नए तरीके ढूंढती रहेगी ताकि मैं उस पर निर्भर रहूं और ये खुशियां कभी कम न हो। लिली मेरे बगल में चल रही है, उसकी उंगलियां मेरे हाथ में फंसी हैं। हम साथ मॉल में टहल रहे हैं और ये ख्याल उसके दिमाग में चल रहे हैं। वो जितना सोचती है सब उतना साफ होता जाता है और उसकी आंखें संकल्प से चमक उठती हैं। वो भविष्य की मजेदार संभावनाओं की कल्पना करती हैं और जैसे जैसे वो करती है उसकी धड़कनें बढ़ती जाती हैं। उसके गालों पर हल्की लाली छा जाती है। हम चमकते हुए कॉस्मेटिक्स काउंटर की तरफ बढ़े। लिली ने कांच के पीछे रखे एक खूबसूरती से पैक किए गए यूथ कलेक्शन सेट की तरफ इशारा किया। रीफ, इस ब्रांड ने नया कलेक्शन निकाला है, यूथ सीरीज।
रैना के लिए एक ले लेते हैं, हर लड़की को अच्छी स्किन केयर चाहिए, उसे ये पसंद आएगा। मैंने उसकी उंगली के पीछे डिस्प्ले पर लगी कीमत देखी, 29,000 युआन। मुझे नहीं पता कि स्किन केयर सेट इतना महंगा क्यों होता है, लेकिन ये मेरी बेटी के लिए गिफ्ट है तो मैं 2 बार नहीं सोचता। मैंने हाथ हिलाया और काम हो गया। फिर मुस्कुराकर उससे कहा कि अपने लिए भी कुछ चुन ले। लिली की आंखें चमक उठीं। उसने सीधे शेल्फ पर रखे प्रीमियम मैच्योर सीरीज की तरफ इशारा किया और बिना झिझके हाँ कह दिया। स्टोर असिस्टेंट से बैग लेकर लिली मेरे कान के पास झुकी और फुसफुसाई, आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी अच्छी हो सकती हूं। मैं सिर हिला ही रहा था कि मेरी जेब में फोन वाइब्रेट करने लगा। मैंने उसे बाहर निकाला और स्क्रीन पर एक लोकल नंबर दिखा। उसके पीछे 8 की एक लंबी कतार थी, ऐसा नंबर जो किसी बड़े रसूखदार व्यक्ति की निशानी होती है। मैंने कॉल उठाई और कान से लगाया। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से आदमी ने अपना नाम क्लिफ बताया, आईसीबीसी फूड टाउन ब्रांच का मैनेजर। उसके चय पर मैंने भौहें ऊपर की। आह, मैनेजर क्लिफ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? क्लिफ ने एक गर्मजोशी भरे लहजे में जवाब दिया। आज सुबह झांगदाव लॉ फर्म ने हमारे पास संपर्क किया था, आपकी अकाउंट जानकारी एक्सेस करने की मांग की। हमने बेशक उसे मना कर दिया। आप हमारे बैंक के एक प्रायोरिटी अकाउंट होल्डर हैं और हम आपकी जानकारी को लेकर सख्त गोपनीयता बनाए रखते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए रुका, वाकई हैरान था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक लॉ फर्म मेरे बैंक रिकॉर्ड्स क्यों देखना चाहती है, पर मैंने उसे शुक्रिया अदा किया। क्लिफ ने कहा कि कुछ और बातें भी करनी हैं और मुझे लंच पर इनवाइट किया। मैंने थोड़ी देर सोचा और बिना किसी झिझक के हामी भर दी। अंदर ही अंदर मैं जानता था कि ये पैसा अरबपति सिस्टम से आया है और मुझे सिस्टम की काबिलियत पर कभी शक नहीं रहा। अगर ये पैसे की जड़ें साफ न रख पाता तो ये नाम के लायक नहीं होता। मैं बस उत्सुक था कि एक लॉ फर्म मेरे अकाउंट के आसपास क्यों घूम रही है, और वैसे भी एक बैंक मैनेजर का कनेक्शन बुरा नहीं है। मैंने लिली से कहा कि आज की शॉपिंग पूरी हुई और वो सामान घर छोड़ दे, मुझे एक लंच मीटिंग में जाना है। लिली ने एक आज्ञाकारी साथी की तरह सिर हिलाया। वो मन ही मन आज की अपनी सारी शॉपिंग का हिसाब लगा रही थी और खुशी को रोक पाना उसके लिए मुश्किल था। टोंग फू गार्डन फूड टाउन में सबसे प्रसिद्ध और आलीशान डाइनिंग अनुभव है। नदी के बीचों बीच लेक हार्ट आइलैंड पर बसा हुआ। सिर्फ मेंबर्स के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। न्यूनतम खर्च प्रति व्यक्ति 20,000 युआन। एक्सक्लूसिव होने की असली परिभाषा। मैंने बस इसके बारे में सुना था और 16 साल यहां रहने के बाद भी मैं यहां कभी नहीं आया था। हर चीज की पहली बार शुरुआत होती है। लिली कार चलाकर मुझे छोटे से घाट पर छोड़ती है जहां से लेक हार्ट आइलैंड का रास्ता जाता है। स्टाफ इंतजार कर रहा था। मैंने पहचान कंफर्म की और वो मुझे प्राइवेट फेरी में ले गए। मैंने लिली की आंखों में चाहत देखी और उसके हाथ पर थपथपाया। ये काम के लिए है, अगली बार तुम्हें यहाँ खाने के लिए लाऊंगा। मैंने सुना है यहाँ के केकड़े लाजवाब हैं। लिली मुस्कुराई और कहा कि वो अपना डेस्क खाली कर लेगी और आज की शॉपिंग घर रख देगी। ठीक है, तैयार रहना। कल हम राजधानी जा रहे हैं रैना को देखने, याद रखना। समझ गई, मैं पैकिंग शुरू कर दूंगी। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो बस कह दीजिएगा, लिली ने कहा। मैंने सिर हिलाया, घूमा और फेरी पर चढ़ गया। नज़ारे खूबसूरत थे पर मेरा ध्यान वहां नहीं था। मैं सोच रहा था कि कौन मेरी जासूसी कर रहा है। एक बेचैनी सी थी। 10 मिनट बाद फेरी लेक हार्ट आइलैंड पर रुकी। मैं नीचे उतरा और गाइड के पीछे चल पड़ा। आइलैंड हरा भरा और खुला है, जहां पारंपरिक इमारतें और मंडप बने हैं। ठंडी हवा चल रही थी और मेरा तनाव कम होता गया। हम पत्थरों के रास्ते से एक प्राइवेट कोर्टयार्ड में पहुंचे। शानदार दीवारें, चमकती छत और लाल दरवाजा जो आगे खुला था। बांस के पेड़ धीरे से हिल रहे थे, एक क्लासिक गार्डन की शांति। अंदर जाते ही हम एक खूबसूरत आंगन में पहुंचे। प्रवेश द्वार पर सफेद शर्ट और सुनहरे चश्मे में एक आदमी खड़ा था। थोड़ा भारी शरीर, अधेड़ उम्र, उसकी नजरें मुझे ढूंढ रही थीं। उसके पीछे बैंक की वर्दी में 2 लड़कियां खड़ी थीं। मुझे देखते ही वो आगे बढ़ा और गर्मजोशी से मुस्कुराया। आप मिस्टर रीफ होंगे। मैं क्लिफ हूं, ब्रांच मैनेजर। उसने हाथ बढ़ाया और मैंने बिना किसी झिझक के हाथ मिलाया। मैनेजर क्लिफ, आपसे मिलकर खुशी हुई। खुशी मेरी है। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ था। जो आदमी मेरे सामने है वो देश के 4 बड़े सरकारी बैंकों में से एक चलाता है। मेरी पुरानी जिंदगी में वो मुझसे बात भी नहीं करता, लेकिन अब मेरे पास करोड़ों हैं। जैसा कहते हैं, पैसा इंसान को हिम्मत देता है। इतनी पूंजी के साथ आपको अपनी जगह साबित करने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं होती। ये आपकी पहले ही होती है। हमने दरवाजे पर थोड़ी बातचीत की और क्लिफ मुझे प्राइवेट कमरे में ले गए। हम चारों बैठ गए। क्लिफ ने सर्वर्स को खाना लाने को कहा और बातचीत शुरू की। क्लिफ कुशल वक्ता है। वो काम की बात पर जल्दी नहीं आता। वो माहौल को हल्का रखता है, फूड टाउन के बारे में दिलचस्प बातें बताता है। बैंक की वर्दी में 2 लड़कियां, एक क्लिफ के पास और दूसरी मेरे दाहिनी ओर बैठकर चुपचाप सुन रही थीं, पानी भर रही थीं। मैं ज्यादा पीने वाला इंसान नहीं हूं। ज्यादा से ज्यादा 2 गिलास, घर पर अकेला हूं तो 1। मेरे शब्द सुनकर लड़की फौरन शराब लेने गई। क्लिफ और मुझे परोसा, फिर अपने गिलास में पानी भरा। हे मिस्टर रीफ हमारे सबसे जरूरी क्लाइंट हैं। जब वो शराब पी रहे हों तो तुम पानी नहीं पी सकती, असली चीज लो। क्लिफ की भौहें तन गईं। सर, मैं सच में शराब नहीं पी सकती। शराब सीधे मेरे सिर को चढ़ती है। क्या मुझे रेड वाइन मिल सकती है? उसने विनम्रता से कहा।
नहीं, रेड वाइन काफी नहीं है, ये मेहमान का अपमान है। बाइजुलो, तुम आज दोपहर के बाद की छुट्टी पर हो। मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूं, क्लिफ ने ऐसे कहा जैसे बहस की गुंजाइश ही न हो। ये ठीक है मैनेजर क्लिफ, मैंने शांत मुस्कान के साथ कहा, अगर वो नहीं पी सकती तो जोर क्यों डालना। मिस्टर रीफ, चिंता मत करें, मैं देख लूंगा कि वो ज्यादा ना पिए, मैं जानता हूं वो कितना झेल सकती है। क्लिफ जोर से हंसा। हाँ, आप जेंटलमैन हैं मिस्टर रीफ, लेकिन आप उसके साथ दौड़ नहीं पाएंगे। क्लिफ की बात मानकर मैंने छोड़ दिया और वो लड़की बाइजू का गिलास ले आई। पुरानी नौकरी में मैं ये अक्सर देखता था। बॉस महिला कर्मचारियों पर शराब पीने का दबाव डालते थे। सच कहूं, ये मुझे हमेशा बुरा लगता था, पर मैं इन लोगों को जानता नहीं तो कहना सही नहीं था। स्पेशल डिशेस आने लगीं और क्लिफ ने गिलास उठाया। मिस्टर रीफ, चलिए औपचारिक परिचय कराता हूं। ये रेक्स हैं, हमारे ऑफिस डायरेक्टर, और ये जेड हैं। चलिए मिस्टर रीफ के नाम एक गिलास हो जाए। एक बेहतरीन कनेक्शन के नाम, क्लिफ ने आवाज बुलंद की। मैंने गिलास उठाया, मुस्कुराकर क्लिफ से मिलाया और एक बार में गटक गया। ये छोटे बाइजू कप 2 औंस भी नहीं होते, और प्रीमियम बाइजू के साथ एक शॉट मारना कोई बड़ी बात नहीं। मुझे एक बार में गिलास खाली करते देख क्लिफ ने बिना सोचे मेरा साथ दिया। ये हुई न काम करने वाले आदमी की बात। जेड, मिस्टर रीफ के लिए एक और डालो। क्लिफ मुस्कुराया। आइए मिस्टर रीफ, ये केकड़ा चखिए, ये लोकल स्पेशलिटी है। सब मशहूर जगहों के केकड़ों की तारीफ करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो हमारे फूड टाउन के केकड़ों को हरा सकते हैं। जेड ने एक केकड़ा उठाया और उसे खोलकर मेरे सामने रखा। प्लीज मिस्टर रीफ, इसे ट्राई करें, जेड ने धीरे से कहा। मैं उसकी तरफ मुड़ा, मुस्कुराया। उसका चेहरा नाजुक है और उसके फीचर्स बहुत रिफाइंड हैं। वो पहली नजर में आकर्षित करने वाली खूबसूरती नहीं है, बल्कि वो धीरे धीरे आपको अपना बना लेती हैं। खासकर उसकी बादामी आंखें, जिन पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती है। उसकी फिगर छोटे कद की है और बहुत संतुलित है। कई राउंड शराब के बाद क्लिफ ने रेक्स और जेड को बाहर जाने को कहा। वो तुरंत समझ गए और बिना कुछ कहे चले गए। अब कमरे में बस क्लिफ और मैं थे। उसने कहा कि ऐसी निजी बात फोन पर करना सही नहीं था, इसलिए ये मीटिंग रखी। क्लिफ को असली टॉपिक पर आते देख मैंने ध्यान से सुना। मिस्टर रीफ, क्या आप जानते हैं कि आपके अकाउंट की जानकारी के लिए जीनदाओ लॉ फर्म को किसने रखा था? क्लिफ सोफे पर आगे की तरफ झुका, आवाज धीमी थी। उसके शब्द सुनकर मेरी उंगलियां थम गईं। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। क्यों, क्या मेरे अकाउंट में कोई समस्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस्टर रीफ, आपका अकाउंट बिल्कुल सही है। सब कुछ बिल्कुल सही और व्यवस्थित है। क्लिफ ने तेजी से हाथ हिलाए। चेहरे पर सम्मान और भरोसा भरी मुस्कान थी। कल प्राप्त हुआ बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसफर पूरी तरह साफ और नियमों के अनुसार है, क्योंकि राशि 50 मिलियन की सीमा से अधिक है। आपको स्वचालित रूप से हमारे शीर्ष वीआईपी दर्जे में अपग्रेड कर दिया गया है, और जेड आज व्यक्तिगत रूप से आपका खाता संभालने यहां मौजूद हैं, ताकि आपको हमारी सर्वोत्तम सेवा मिल सके। जैसे ही क्लिफ ने सम्मान के साथ सब कुछ समझाया, मैंने अपने ग्लास की ठंडी सतह पर उंगलियां घुमाते हुए सहमति में सिर हिलाया। सीने में जो गांठ थी वह धीरे धीरे ढीली हो रही थी। जब तक पैसे के स्रोत का मुद्दा नहीं है, तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। आज सुबह जीनदाओ लॉ फर्म के वकील सुलीवन सीधे हमारी शाखा आए थे और आपके हालिया खाता विवरण की समीक्षा के लिए औपचारिक अनुरोध दायर किया था। क्लिफ ने यहां एक विराम लिया। उनका लहजा बेहद नपातुला था। उन्होंने एक पल के लिए मेरी ओर देखा, यह पुष्टि करने के लिए कि मैं ध्यान से सुन रहा हूं, और फिर आगे बढ़े। आपके ससुर ने, क्लिफ ने मेरे सामने बैठकर धीरे से कहा, हर शब्द को तौलते हुए। मैंने जैसे ही क्लिफ ने यह कहा, मैंने चौंक कर ऊपर देखा। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, शब्द मेरे मुंह से निकल गए। चिंता की जो आखिरी लकीर बची थी वह भी पूरी तरह गायब हो गई। मेरे कंधे ढीले पड़ गए, पूरा शरीर शांत हो गया और चेहरे पर एक स्पष्टता आ गई। अब सब कुछ समझ में आ रहा था। जी हाँ, अब आपके मौजूदा खाते के तहत इसमें उच्चतम गोपनीयता, सुरक्षा और सबसे कड़े जोखिम नियंत्रण लागू हैं। आपके और कुछ अधिकृत सरकारी एजेंसियों के अलावा किसी को भी आपके खाते की जानकारी तक पहुंचने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे पास इसे सीधे तौर पर अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है। क्लिफ मेरी आंखों में देखते रहे। उनका लहजा गंभीर और स्पष्ट था। यहां छिपाने लायक कोई राज नहीं है, मैंने मेज पर उंगली से थपथ पाते हुए कहा। आंखों में एक ठंडी स्पष्टता थी। जब से नादिया को पता चला कि मैंने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, वो हंगामा करने नहीं आई। मुझे लगा वो बदल गई है, पर असल में कोई पर्दे के पीछे से उसे सिखा रहा है। मैनेजर क्लिफ, बात यह है, मैंने अपने विचारों को इकट्ठा किया और कुछ मिनटों में उसे नादिया के साथ अपने इतिहास का एक सीधा सा ब्यौरा दे दिया। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि उसने शादी में मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, बस तथ्य बताए, क्योंकि हर किसी से अपना निजी दुखड़ा रोने से आप सिर्फ एक टूटे हुए रिकॉर्ड जैसे लगते हैं। जहां तक मेरे खाते में मौजूद उस 10 करोड़ की बात है, मैंने उसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। बिलियनियर सिस्टम ने पहले ही सुनिश्चित कर लिया है कि हर पैसा वैध है। कोई सफाई देना मुझे ही संदिग्ध बना देता। क्लिफ ने ध्यान से सुना और पूरी गंभीरता के साथ सिर हिलाया। अगर मेरी कही हर बात सही है, तो नादिया का मेरी किसी भी संपत्ति पर कोई कानूनी दावा नहीं है। वो मुझे अपनी पार्टनर फर्म के एक बेहतरीन वकील से मिलवा सकते हैं। मैंने सिर हिलाया। मुझे यही सुनना था।
नादिया के परिवार से मेरी शिकायतें हैं, पर मैं कभी उनका बुरा नहीं चाहता था। वे अभी भी रैनी का परिवार हैं। मेरा इरादा हमेशा से अलग होने का था। जियो और जीने दो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तलाक के समझौते के बाद भी, और यह जानने के बाद भी कि मैंने उनका रिलोकेशन पैसा नहीं लिया, वो मेरी संपत्ति के पीछे पड़ जाएंगे। सच तो यह है कि नादिया का परिवार कोई गरीब नहीं है। नादिया की एक पक्की नौकरी है। उसके पिता रिटायर सरकारी अधिकारी हैं जिन्हें हर महीने पेंशन मिलती है। माँ रिटायर्ड टीचर हैं जिनकी अपनी पेंशन है। उनके 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट का लोन बरसों पहले ही खत्म हो चुका है। घर में 4 लोग हैं और कुल आय 30,000 युआन से ज्यादा है। अमीर तो नहीं, पर वे तंगी में भी नहीं है। समस्या हमेशा नादिया का बेहिसाब खर्च रहा है, जिसे चीजों की कीमत का कोई अंदाजा नहीं है। महंगे ब्रांड्स का स्किन केयर, हजारों के कपड़े और बैग वो बिना सोचे खरीदती थी। हफ्ते में कई बार बाहर खाना, हर बार 1 से 2 हजार युआन का खर्चा। ऐसा ही महीना दर महीना चलता रहा, कुछ नहीं बचता था, और इसी लापरवाह जीवन शैली की वजह से उसने मुझे कभी इज्जत नहीं दी। हमेशा इसी बात की कड़वाहट रहती थी कि मैं कमाता नहीं हूं। वो मुझे हमेशा दूसरे पतियों से तुलना करती थी। वो मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखती थी, और ताने कभी खत्म नहीं होते थे। हर बार जब मैं फंसता तो कुछ कहने पर बात और बिगड़ जाती। अगर चुप रहता तो वो मुझ पर भावनात्मक रूप से दूर रहने का आरोप लगाती। उन दम घोंटू सालों को याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं, सचमुच शुक्रगुजार हूं कि मैं बाहर आ गया, क्योंकि अगर मैं और रहता तो यकीनन पूरी तरह टूट जाता। लेकिन अब वो सब अतीत की बात है। रही बात नादिया के परिवार के मेरे पीछे पड़ने की, तो मुझे यह पहले से पता था। उनमें से हर कोई एक जैसा है, लालची, स्वार्थी और जहरीला। जाहिर है जैसे ही मेरी अच्छी जिंदगी शुरू हुई वो रेंगते हुए आ गए। लेकिन वो जो भी कोशिश करें, मैं उन्हें दोबारा मुझे कुचलने नहीं दूंगा। मैंने तलाक में नादिया को सब कुछ दे दिया और खुद खाली हाथ निकला। इसके ऊपर मैं रेना की कॉलेज तक की पढ़ाई का खर्च उठा रहा हूं, जबकि नादिया ने बच्चे के पालन पोषण के लिए एक पैसा देने से इनकार कर दिया। वो इससे ज्यादा बेरहम नहीं हो सकती थी। और अब जब मेरी स्थिति बेहतर हो गई है तो वो अपना हिस्सा लेने वापस आना चाहती है, पर यह मुमकिन नहीं। क्लिफ समझ गया कि मैं क्या चाहता हूं। उसने बिना देरी किए अपना फोन उठाया और दोनों महिलाओं को वापस बुला लिया। उसने जेड की तरफ मुड़कर स्पष्ट निर्देश दिए। अब से वो मेरी समर्पित पर्सनल कंसीयज है। उसे मुझे सभी उपलब्ध सेवाओं के बारे में बताना है, अपना संपर्क साझा करना है, 24 घंटे उपलब्ध रहना है और मेरी हर जरूरत पूरी करनी है। जेड ने बार बार सिर हिलाया। लंच 1 घंटे से ज्यादा चला और हमने काफी शराब का लुत्फ उठाया। जब खाना खत्म हुआ तो ग्रुप एक साथ टोंगफू गार्डन से निकला और फेरी से डॉक पर वापस आया। लिली वहां इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उसने गाड़ी आगे लगाई, बाहर निकली और मेरे लिए दरवाजा खोला। लिली हमेशा से शानदार चीजों की शौकीन रही है। पहले उसके पास साधन नहीं थे तो वो सिर्फ दूर से देख सकती थी, लेकिन अब जब पैसों की कोई कमी नहीं, वो इसे पूरी तरह जीना चाहती हैं। जब उसने आलीशान रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकी और दरबान ने उसके लिए दरवाजा खोला तो आसपास के सभी लोग मुड़कर देखने लगे। वो घमंड, वो ईर्ष्या का एहसास जो उसने अपनी 30 साल की जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। अगर पहले उसे मेरे साथ इस अस्पष्ट समझौते में चलने में थोड़ी असहजता थी, कोई ऐसी झिझक जिसे वो स्वीकार नहीं करना चाहती थी। 2 दिन और 1 रात अमीरों की जिंदगी जीने के बाद उसे इस ऐशो आराम की लत लग चुकी थी और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। लिली को कार से उतरते देख रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे क्लिफ की नजरें चमक उठीं। वो 30 के दशक में है, लेकिन उसकी सुंदरता और आकर्षण ऐसा है कि किसी भी आदमी का दिल फिसल जाए। खासकर वो चेहरा, किसी मशहूर अभिनेत्री जैसा, और परफेक्ट फिगर किसी भी आदमी की कल्पना को उड़ान देने के लिए काफी है। लेकिन क्लिफ दुनियादारी समझने वाला इंसान है। वो पल भर के लिए थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया। मिस्टर रीफ, बैंक ने आपके लिए कुछ विशेष उपहार तैयार किए हैं। क्या आप अपने ड्राइवर से डिग्गी खोलने को कहेंगे? क्लिफ ने अपनी पॉलिश्ड मुस्कान के साथ कहा। मैनेजर क्लिफ, आपको इसकी जरूरत नहीं थी, आप बहुत उदार हैं। मैंने मुस्कुराकर मना किया। बिल्कुल नहीं, हमारे शीर्ष वीआईपी क्लाइंट्स यही डिजर्व करते हैं। अब से ये हर तिमाही आपको मिलते रहेंगे। बस वक्त आने पर जेड को अपना पता दे दीजिएगा। क्लिफ अपनी सहज, खुशमिजाज मुस्कान बनाए हुए था। चूंकि क्लिफ ने पहले ही बहुत कुछ कर दिया था, मैंने और मना नहीं किया और लिली से डिग्गी खुलवा दी। कुछ ही पलों में बैंक के 2 कर्मचारी वर्दी में आए और सामान रखने लगे। मैंने एक नजर डाली। प्रीमियम शराब, प्रीमियम सिगरेट, प्रीमियम चाय, आयातित फल और स्वास्थ्य पूरक। इसे देखकर ही लग रहा था कि बाजार मूल्य 10,000 युआन से ज्यादा होगा, तो शीर्ष वीआईपी क्लाइंट होने का मतलब यह है, काफी अच्छा है। मैंने मन में सोचा, डिग्गी को भरते हुए देखते हुए। मिस्टर रीफ, वकील के बारे में मैंने जेड को बता दिया है। एक शीर्ष स्थानीय वकील जल्द ही आपसे संपर्क करेगा। आप सीधे उनसे बात कर सकते हैं, और अगर कुछ और चाहिए हो तो कभी भी फोन करें। क्लिफ ने सच्ची गर्मजोशी के साथ कहा। मैंने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया, फिर अपनी कार की ओर बढ़ा। सतर्क और चौकस उसने तुरंत आकर मेरा दरवाजा खोला, एक हाथ सावधानी से मेरे सिर के ऊपर रखा ताकि मुझे चोट न लगे। मैं आपको जल्द ही पूरी वीआईपी सेवा का विवरण भेज दूंगी। क्या आपको वी चैट पर जोड़ना ठीक रहेगा?
आपका फोन नंबर ही आपकी आईडी है। कार में बैठने के बाद उसने मुस्कुराकर खिड़की की ओर झुकते हुए कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया और खिड़की बंद कर दी। कार आगे बढ़ी तो लिली ने उत्सुकता से पूछा कि वो कौन थी। मैंने बताया, जेड, मेरी समर्पित कंसियज। लिली ने धीरे से हंसकर कहा और मैंने पूछा क्यों। उसने कहा, उसका वाइब एक टीचर जैसा है, बैंकर जैसा नहीं। लिली ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं थोड़ी देर चुप रहा और फिर मुझे समझ आया कि उसका क्या मतलब था। हम गाड़ी चलाते समय बातें करते रहे और मुझे उसका ध्यान भटकाने की चिंता नहीं थी। पहली बात, वो वाकई में 10 साल से अनुभवी ड्राइवर है और गाड़ी की सुरक्षा प्रणालियां शानदार हैं। एक शब्द में कहें तो ठोस। दूसरे, गाड़ी का कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम उसे और भी आसान बना देता है। रिंग रिंग, फोन की आवाज आई। मैंने फोन निकाल कर देखा, कॉलर आईडी पर नादिया का नाम था। हेलो, मैंने ज्यादा नहीं सोचा, स्वाइप करके फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज ठंडी और सपाट थी, भारी दबाव के साथ। वही दबंग भारी आवाज जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरी भौहें गुस्से में खिंच गईं। मैंने फोन को थोड़ा कसकर पकड़ा। ठीक है, कहां? थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर उसने सपाट जवाब दिया, जेड रिवर एस्टेट, और जाते जाते मैं तुम्हारे कीमती पेंट हाउस का टूर भी ले लूंगी। व्यंग्य। नादिया की आवाज रिसीवर से चीरती हुई आई। फोन के जरिए भी मैं उसके हर शब्द के पीछे का गुस्सा महसूस कर सकता था। ठीक है, आओ, गेट पर पहुंचकर फोन करना, मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा, मैंने कहा और बिना सोचे फोन काट दिया। दूसरी तरफ नादिया स्क्रीन को घूरती रही, हैरान कि मैंने वाकई फोन काट दिया। फोन पर उसकी उंगलियां सफेद हो गईं और उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। ओ रीफ, तलाक के 2 दिन बाद और तुमने मेरे फोन काटने की हिम्मत की। देखो कितने निडर हो गए हो। नादिया दांत पीसते हुए बुदबुदाई, चेहरा गुस्से में तमतमा गया था। क्या वो नादिया थी? स्टीयरिंग पर हाथ जमाए लिली ने फोन की हर बात सुन ली थी। फोन काटने के बाद उसने सिर घुमाकर मेरी ओर देखा। हाँ, वो आमने सामने बात करना चाहती है। तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। तुम्हें कैसे पता चला कि ये वो है? मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा। औरतों के अंतर्ज्ञान, और मत भूलो मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूं। लिली ने आंख मारी और मुस्कुराई। सही मौके पर हम एस्टेट में दाखिल हुए। गेट अपने आप खुला और वो सीधे बेसमेंट गैरेज में गाड़ी ले गई। मैंने भौएं उठाई और हंसा। क्या बेस्ट फ्रेंड हो तुम? तलाक की स्याही अभी सूखी भी नहीं है और तुमने उसके पूर्व पति के साथ सो भी लिया। एक्सक्यूज मी, तुमने मेरे साथ सोए हो? लिली ने पलटकर जवाब दिया, शरारती नजरों के साथ। खैर, क्या फर्क पड़ता है? मैं हंसकर टाल गया। तलाक के बाद से, बिलियनियर सिस्टम के साथ होने के बाद, मुझमें कुछ ऐसा बदला है जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। मैं लिली के साथ मजाक कर रहा था। पुराना मैं कभी ऐसी हिम्मत नहीं करता। अब यह बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। ठीक है, ठीक है, अगर तुम कह रही हो कि फर्क नहीं पड़ता तो नहीं पड़ता। रीफ, जब नादिया यहां आएगी तो क्या मुझे कहीं और जाना चाहिए? लिली ने धीरे से पूछा। कहीं और क्यों? मैंने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई अजीब बात कही हो। वो यहां गुस्से से भरी आ रही है। उसे लगता है कि तुमने ये सारी दौलत उससे छिपाई है। वो यहां तुम पर चिल्लाने आ रही है और तुम उसे यहां मेरे साथ देखोगी। क्या तुम्हें डर नहीं कि वो अपना आपा खो देगी? लिली ने मुझे एक तिरछी मुस्कान दी। लिली, तुम्हारी बात में दम है, वो तो पक्का ऐसा करेगी। तो तुम क्या सुझाती हो? मैंने मुस्कुराते हुए बात उस पर डाल दी। लिली ने नादिया से निपटने की योजना बनाई और मैं हंस पड़ा और कहा कि तुम तो जीनियस हो। उसने सिर हिलाया, अपने मजाक को दोहराते हुए स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए गाड़ी को पार्किंग में फिट कर दिया। हम एक साथ ऊपर गए और उसने मजाक में कहा कि आज रात वो मुझे कहानी सुनाएगी। मैं बाहर निकला और लिली ने अपना हाथ मेरे हाथ में डाल दिया, जैसे कोई असली जोड़ा हो। हम साथ में लिफ्ट में गए, मुख्य दरवाजा खोला और लिली ने धीरे से मेरा जैकेट उतार दिया। फिर वो नीचे झुकी और मुझे चप्पल पहनाई। जब उसने मुझे सोफे पर आराम से बिठाया तो वो गई और मेरे लिए एक कप ग्रीन टी बनाई। फिर एक शानदार फलों की थाली सजाकर रख दी। मैं सोफे पर धंस गया और सब कुछ ठीक हो जाने के बाद लिली ने मुझे देखकर धीरे से कहा, रीफ, आराम करो और टीवी देखो, मैं फर्श साफ कर देती हूँ। लिली बाथरूम की ओर बढ़ रही थी, लेकिन 2 कदम ही चली थी कि मैंने उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया। रुको, अभी सोफे पर ही बैठा हूं। मैंने उसका हाथ थामे रखा और ऊपर देखा। पहले साफ सफाई कर लो। मैंने कॉफी टेबल से एक सॉफ्ट टिश्यू निकाला और धीरे से उसके चेहरे पर लगी धूल को पोंछते हुए कहा। मेरी आवाज गर्म और प्यार भरी हो गई थी। लिली ने मुझे जल्दी से रोकते हुए कहा, यह ठीक है सच में रीफ। वो चाय टेबल की ओर मुड़ी, एक साफ ग्लास उठाया, पानी भरा और एक ही बार में पी गई। लो हो गया। उसने ग्लास नीचे रखा, आंखें मुस्कुरा रही थीं। फिर वो करीब आई, होंठ हल्के से खोले और मेरे चेहरे पर एक गर्म सांस छोड़ी। मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, सूंघ कर देखो, वहां कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ओ जाओ यहां से, सोने से पहले बेहतर होगा तुम अच्छे से ब्रश कर लो। मैंने ऐसे कहा जैसे मुझे घिन आ रही हो, लेकिन मन में मुझे मानना पड़ा कि वाकई वहां कुछ नहीं था। लिली हंसने लगी। हाँ, तुम अभी भी वैसा चेहरा बना रहे हो। वो हंसती हुई बाथरूम की ओर गई और जब वो वापस आई तो हाथ में पोंछा था। वो चमकते हुए फर्श पर काम करने लगी। मैं सोफे पर बैठकर उसे देख रहा था और मैंने कह ही दिया, लिली, तुम बहुत खतरनाक हो। लिली ने हंसते हुए पलटवार किया, रीफ, तुम बिल्कुल बेशर्म हो। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें आज रात पछतावा करवाऊंगी। मैं हंसा और कहा, मुझे मंजूर है, बस कल सुबह पीठ दर्द का रोना मत रोना। लेकिन ईमानदारी से कहूं, मैं ये सोचकर हैरान था
लिली ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है? और मुझे बुरा भी नहीं लग रहा, जरा भी नहीं। असल में मैं इसकी सराहना करता हूँ। काफी सोचने के बाद जवाब एक ही मिला। लिली को पता है कि इसे कैसे करना है। वो चालाक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो आपको इतना सहज महसूस कराती है कि आप बुरा नहीं मान सकते। तभी मेरा फोन बजा। नादिया, मैं गेट पर हूँ, गार्ड से कहो। मैंने फोन उठाया और दूसरी तरफ से नादिया की आवाज आई, ठंडी और जल्दबाजी वाली। हेलो मिस्टर रीफ, बाहर एक विजिटर हैं, मिस जो आपसे मिलने आई हैं। एक पल बाद एक सम्मानित आवाज फोन पर आई। हाँ, मैं बिल्डिंग 6 के यूनिट 601 का मालिक हूँ, उसे अंदर आने दें, मैंने खुशी से कहा। दूसरी तरफ गार्ड ने उसी सम्मान भरे लहजे में जवाब दिया। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। बिल्कुल मिस्टर रीफ, मैं उठा और सामने के दरवाजे की तरफ गया। सिक्योरिटी गेट खोला। बाहर नादिया काले सूट में खड़ी थी। वही डिजाइनर बैग कंधे पर था जिसे मैंने 100 बार देखा था। चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। वह एक शब्द नहीं कहती, बस कुछ पल मुझे घूरती है, फिर सीधे लिविंग रूम के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है और इस आलीशान जगह को अपनी नजरों में भर लेती है। नादिया की सांसें तेज चल रही हैं। लिली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह मुझ पर बरसने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर फर्श साफ करती लिली पर पड़ी। नादिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिली को देखकर नादिया का गुस्सा पूरी तरह सदमे में बदल गया। क्या तुम और रीफ अलग नहीं हुए? मैं लिली के चेहरे पर हैरानी और घबराहट की हर लहर देख रहा हूं और हंसी रोकने के लिए मुझे मशक्कत करनी पड़ रही है। औरतें वाकई जन्मजात कलाकार होती हैं। नादिया घूमी और कुछ तेज कदमों में दूरी मिटाकर लिली की तरफ उंगली उठाने लगी। यहाँ क्या चल रहा है? लिली तुम्हारे अपार्टमेंट में क्यों है? मैंने नादिया की आवाज में बढ़ते गुस्से को नजरअंदाज किया और सीधे सोफे की ओर गया। ऐसे बैठ गया जैसे मैं ही यहाँ का मालिक हूँ। लिली, मैंने सुस्ती से कहा, तुम ही समझाओ इसे। लिली ने जल्दी से पोछा एक तरफ रखा, संभल कर नादिया के पास गई और उसके कान के पीछे बाल खिसकाते हुए धीरे से समझाया। नादिया, परेशान मत हो, यह वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। लिली नादिया की हाँफती छाती को देखती है। उसके खुद के चेहरे पर घबराहट और बेताबी का एक बिल्कुल सटीक मिश्रण है, जैसे वह सफाई देने को मरी जा रही हो। रीफ ने यह अपार्टमेंट हमारी कंपनी के जरिए खरीदा है। 3 करोड़ युआन की डील के बाद उन्हें अपने आप ही हमारे हाई टियर ऑनर का दर्जा मिल गया, जिसमें पर्सनल कंसियस भी शामिल है। उन्होंने खास तौर पर मुझे इस रोल के लिए चुना। मैं वाकई ये नहीं करना चाहती थी। मैंने सच में इससे बचने की कोशिश की, पर कंपनी सख्त थी। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर मैंने यह काम नहीं लिया तो मुझे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नादिया, तुम मेरी हालत जानती हो ना। वह छोटा सा पुराना अपार्टमेंट जो मैं किराए पर ले रखी हूँ, किराए का लोन ही मेरी आधी तनख्वाह ले जाता है। अगर नौकरी चली गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? लिली यहाँ रुकती है। आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं। दुख की एक असली सी चमक उसकी आंखों के कोनों में तैरने लगती है। वह कुछ धीमी संयमित सांसें लेती हैं, आंसुओं को छलकने से बड़ी मुश्किल से रोकती है। वो कांपती आंसुओं भरी आवाज एक चाबी की तरह काम करती है। नादिया की आंखों का शक आधे से ज्यादा कम हो जाता है। वह आगे बढ़कर लिली की पीठ थपथपाती है। आवाज में थोड़ी कोमलता आ गई। कोई बात नहीं लिली, मैं तुम्हें न्याय दिलाकर रहूंगी। इस आदमी ने हद पार कर दी है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेस्ट फ्रेंड का इस तरह फायदा उठाने की? वह तेजी से घूमकर सोफे पर बैठे मुझे घूरती हैं। उसका गुस्सा उसे एक गंभीर टकराव के लिए तैयार कर रहा है। रीफ, अपार्टमेंट की बात बाद में करूंगी, पर तुम्हें पता था कि लिली मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तुमने जानबूझकर उसे अपने साथ असाइन किया। तुमने उससे फर्श साफ करवाया। तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? नादिया को गुस्से में और जलते देख मैं बेदाग चेहरे के साथ सोफे से उठा और टीवी बंद करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने नादिया को देखा, आंखें गुस्से से जल रही थीं, और जब मैं बोला मेरी आवाज एकदम सपाट थी, जज्बात की एक लहर भी नहीं। बिल्कुल सही। मैंने उससे ऑनर सर्विसेज ली और मैंने उससे फर्श साफ करवाया, कपड़े धुलवाए, खाना बनवाया और अपना पर्सनल ड्राइवर भी बनाया। दिक्कत क्या है? मैं देख सकता हूं नादिया का चेहरा गुस्से से पीला पड़ रहा है, पर मैं जरा भी पीछे नहीं हटता। मैंने आग में घी डाला, मुझे उसे अपने पास रखना है, हर एक दिन। कोई ऐतराज है? ये आखिरी शब्द सुनकर नादिया की आंखें एकदम लाल हो गईं और वह पूरी ताकत से चिल्लाई, रीफ, तुम बिल्कुल घटिया इंसान हो, मेरा तुमसे हिसाब बाकी है। और इतना कहते ही नादिया मुझ पर ऐसे झपटी जैसे होश खो चुकी हो। पूरी तरह आपा खो चुकी नादिया ने एक पल में दूरी कम कर ली। दायां हाथ ऊंचा किए गुस्से में वह अपने नाखूनों से मेरे चेहरे को नोचने ही वाली थी कि मैं ऐसे हिला जैसे मुझे पहले से पता हो। एक हाथ आगे बढ़कर मैंने उसकी कलाई को सटीकता से पकड़ा। आवाज ठंडी थी। नादिया, अगर तुम समझदार इंसान की तरह बात कर सकती हो तो बैठ जाओ, पर अगर ऐसा ही बर्ताव जारी रखा तो कहना मत कि मैंने चेताया नहीं था। नादिया की कलाई मेरे हाथ में कैद थी, जिससे वो और भड़क गई। वह चिल्लाई, चेतावनी मत दो तो करके दिखाओ रीफ, तुम कचरा हो, मैं आज तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। नादिया किक मारते और चिल्लाते हुए पूरी तरह बेकाबू थी। लिली उसे शांत करने के लिए आगे दौड़ती हैं। मैं देख रहा था नादिया और बिगड़ रही है। मैंने पकड़ और तेज की और उसे जोर से सोफे पर धक्का दिया। कुशन ने उसे चोट नहीं लगने दी, पर उसका पारा और चढ़ गया। उसने ग्रीन टी का कप उठाया और सीधे मुझ पर दे मारा। मैं बचा और वो फर्श पर टूट गया। फिर उसने फलों की प्लेट भी पलट दी। क्या तुम्हारा हो गया? मैंने उससे पूछा। जो कप तुमने तोड़ा है वो 6,000 युआन का है।
वह एक पल के लिए रुकी, फिर झल्लाहट में आई। मैंने दबाया, क्या तुम्हें इसके पैसे नहीं देने चाहिए? तुम्हारा इस अपार्टमेंट से क्या रिश्ता है? यहाँ चीजें तोड़ने की इजाजत किसने दी? मैं चाहता हूं तुम इसका भुगतान करो। कोई दिक्कत है? मैंने बर्फीले लहजे में कहा। नादिया मुझे भारी अहंकार के साथ घूरती रही, आवाज चिल्लाते हुए ऊपर गई। मुझे डराने की कोशिश मत करो। तुम्हारा अपार्टमेंट क्या होता है? मैं कह रही हूं, यह जगह आधी मेरी है। मैं जो चाहे तोड़ूंगी और तुम क्या कर लोगे? ये शब्द मुंह से निकलते ही नादिया को लगा पैरों तले जमीन खिसक रही है। उसकी उंगलियां बिना एहसास के मुड़ने लगी। उसने अपनी जैकेट के किनारे को पकड़ा, खुद को जल्दी से संभाला, और जैसे ही उसे वो तरकीबें याद आईं जो उसके माता पिता ने सिखाई थीं, उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। उसने गर्दन सीधी की और मुझ पर चिल्लाई, तुम्हारे पास आधा है? ये सुनकर हंसी आ गई, गर्मजोशी वाली नहीं, बल्कि ठंडी और तीखी हंसी। मैंने अपने चेहरे से मजाक का हर निशान मिटाया और नादिया को देखा, जो गुस्से से लाल थी। एक सपाट नजर के साथ, चलो तुम्हारी बात का जवाब दूं। तुम दावा कर रही हो ये अपार्टमेंट आधा तुम्हारा है। मेरा एक सवाल है, क्या तुम्हें कानून पता है? तुम एक पढ़ी लिखी इंसान हो, तुम ऐसी बेतुकी बातें कैसे कर सकती हो? नादिया भड़क गई। उसने मेज पर हाथ पटका। उसकी आंखों में नफरत थी जब वह मुझ पर चिल्लाई, रीफ, मुझे कानून का पाठ मत पढ़ाओ। मैं तुमसे सीधा सवाल कर रही हूं। जब हम शादीशुदा थे तो मुझसे पैसे क्यों छुपा रहे थे? मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतने साधारण और मासूम हो। पता चला कि सब नाटक था। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के 16 साल दिए और तुमने मुझे एक ढंग का डिजाइनर बैग भी नहीं दिलाया। पर तलाक के बाद तुम 3 करोड़ का लग्जरी फ्लैट ले रहे हो। क्या तुम्हारी जमीर नहीं जागती? नादिया वहां बैठकर मुझ पर बरस रही थी और जितना वो बोल रही थी उसकी आवाज उतनी ही कांप रही थी। आखिर में उसकी आंखें लाल हो गईं और आंसू गिरने लगे। पर नादिया का ये रोने का नाटक देखकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने एक ठंडी आ भरी चेहरा बेजान था और जवाब से खाली आवाज में जारी रखा, नादिया, हमारे पुराने रिश्ते के खातिर मैं इसे जाने दे रहा हूं कि तुम यहां आई, जबरदस्ती घुसी और तमाशा किया। पर साफ सुन लो, यह आखिरी बार है, और एक बात मुंह खोलने से पहले सबूत साथ रखा करो। शादी के 16 साल और मेरी सैलरी का एक एक पैसा तुम्हें दिया। मैंने अपने लिए कितना रखा ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे पैसे छुपाने का इल्जाम लगाना है, ठीक है, सबूत दिखाओ। और अगर नहीं है तो इल्जाम लगाना बंद करो। मेरे बात खत्म करते ही नादिया झटके से खड़ी हो गई, मुझे घूरते हुए। सबूत? वाह, बहुत बढ़िया। एक पल के लिए भी मत सोचना कि मेरे पास सबूत नहीं तो तुम बच गए। मैं कह रही हूं, मैं ढूंढ लूंगी। इस देश में कानून है, हर चीज सही रास्ते से होती है। मैंने सबसे अच्छा वकील रख लिया है। कोर्ट में मिलते हैं। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। ठीक है, मैं तुम्हारे वकील के खत का इंतजार करूंगा। मेरी बात नहीं बदली, मुझे सबूत ला कर दो। मैं सिर्फ आधा नहीं, पूरा दे दूंगा। बहुत अच्छा रीफ, ये तुम्हारे शब्द हैं, भूलना मत, नादिया ने कहा। मैंने बिल्कुल यही कहा था। आगे बढ़ो, अपने वकील से खोजबीन करवा लो। ओ, और अगर कुछ और नहीं है तो क्या हमारा हो गया? मैंने मुस्कुराकर पूछा। नादिया रुकी। उसकी नजरें एक बार फिर कमरे पर घूमी। चलो फिर से शादी कर लेते हैं, उसने अचानक मुड़कर मुझसे कहा, हाथ बांधे हुए। उसने यह मांग ऐसे रखी जैसे यह दुनिया की सबसे मामूली बात हो। क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं उसे घूरता रह गया। वो मजाक करती हुई तो नहीं लग रही थी, और वो जिद कर रही थी कि वो मजाक नहीं कर रही। उसने राइना को भी बीच में लाया, यह कहकर कि वो उसे एक पूरा परिवार देना चाहती हैं। मैं अवाक खड़ा रह गया। मेरे सामने खड़ी इस औरत को देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसमें ये सब कहने की हिम्मत कहां से आई।